तो इस ये आर्टिकल आने का ये था कि बेरोजगारी से माइग्रेट और जनसंख्या बढ़ने, बहुत चीजें थी, फूड पे हम्म। असर पड़ता, और भी थी, याद नहीं आ रही है अभी सही से। किरण। अंशुल। अमन। हाँ किरण। सर उतना भी नहीं है, पढ़े थे लेकिन रिवाइज करने की जरूरत है। अच्छा, पढ़े थे लेकिन रिवाइज नहीं कर सके। अमन। अरे नलायको, ये वीडियो वीडियो भी तो दिखाओ तो सही, तुम लोग दिखते कैसे हो, कम से कम मुझे ये तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट दिखते कैसे हैं। ठीक है। क्या अभी तक सो रहे हो या फिर प्रॉपरली पढ़ भी रहे हो नहीं? कम से कम वीडियो तो ऑन कर लिया करो। नहीं सर, सो नहीं रहे हैं, लेक्चर ही सुन रहे हैं। अच्छा, लेक्चर सुनना नहीं है भाई, पार्टिसिपेट करना है। ओके सर। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ये सर बड़ा इंटरेस्टिंग वो आर्टिकल था जब उन्होंने बताया, यूएन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के अंदर कि इंडिया ने क्रॉस कर दिया पॉपुलेशन का, नाउ द वी आर द, ठीक है, लार्जेस्ट। ठीक है। हम दुनिया के सबसे बड़े हैं, जब जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, एंड दिस इज अनदर बिग अचीवमेंट फॉर अस। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है। यंगेस्ट पॉपुलेशन से ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन आपके पास है और दुनिया का सबसे एक्टिव फोर्स आपके पास है, वर्क दुनिया का सबसे बड़ा वर्क फोर्स आपके पास है, और अनफॉर्चुनेटली वर्क फोर्स का यूज नहीं किया जा रहा, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन ये बेसिक चीजें थी। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है, ऐसा यूएन का कहना है, बट हमारे यहाँ सेंसस अभी होना बाकी है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ सेंसस होना बाकी है, तो उस सेंसस के आधार पर हम देखेंगे। अब यही एक चीज था कि आपको बताया जाता है यूपीएससी के ऑप्शनल में कि जब पॉपुलेशन को लेकर दुनिया में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज है, उनमें से एक थ्योरी है माल्थस की थ्योरी। माल्थस कहता है कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, नेचुरल तरीके हैं और उसका एक अननेचुरल तरीका भी है, उसको कैसे थ्रू उसको कंट्रोल करना है। और उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी का भी कंसर्न उन्होंने जाहिर किया, और अनफॉर्चुनेटली कि माल्थस बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिन्होंने जनसंख्या के बारे में दुनिया को बताया था एक आर्टिकल के द्वारा। तो ये अभी भी यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है कि माल्थेशियन थ्योरी हमें पढ़ना चाहिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उसके हिसाब से क्या फूड प्रोडक्शन भी उसी के आधार पर इंक्रीज होता है, और ये समस्या भारत के साथ भी है, तो ये चीज उसमें बताई है और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। अब देखेंगे कितना पर्टिकुलर एरिया, मतलब पूरा का पूरा चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा इनइक्वालिटीज एंड इम्बैलेंस, ये से लगातार बना हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। और दूसरा अर्बन एक्सपेंशन। अर्बन एक्सपेंशन आप देखेंगे जिस तरह से भारत में अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है ना। अभी एक क्वेश्चन था अशोक मित्रा क्लासिफिकेशन का, हम इसको पढ़ते हैं ऑप्शनल में कि अशोक मित्रा का क्लासिफिकेशन के आधार पर बताइए कि शहर को कैसे परिभाषित करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर हम देखते हैं कि भारत के शहरों को लगभग 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन कार्य करने के आधार पर भी बहुत सारे तरीकों और बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है। अशोक मित्रा इसी का सहारा लेते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2023 के ऑप्शन में पूछा गया था कि अर्बन एक्सपेंशन भारत में इंक्रीज क्यों हो रहा है। इसको दो तरह से समझते हैं। आपको देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे यूपीज और बहुत सारे ऐसी चीजें निकल कर सामने आई है कि भारत में ऑलमोस्ट, ठीक है, जितना रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार टोटल पॉपुलेशन का 31% से ज्यादा, ठीक है, शहरों में रहता था। और ये एक अलग टॉपिक हो जाता है कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज पर केवल 2% पर ही, ठीक है, अर्बन सेंटर बने हुए हैं, और इस पर करीब करीब 40 करोड़ का पॉपुलेशन है। अब कोई मुझे बता सकता है कि 2% ज्योग्राफिकल एरियाज पर भारत के अगर 40 करोड़ लोग निवास करेंगे तो टेक्निकली यहाँ से कैसे यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अर्बनाइजेशन, ठीक है, भारत में बहुत बड़ा इशू है, और प्रॉपर अर्बनाइजेशन सबसे बड़ा इशू है कि भारत में जो भी शहर बन रहे हैं, देयर लैक ऑफ नंबर ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हाउसेस का शॉर्टेज है। और हाउसेस के शॉर्टेज पर भी एक क्वेश्चन बना है कि भारत में जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक्यूट ऑफ हाउसेस शॉर्टेज, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, घर नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स आपको देखने को पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्राइम, अपराध बहुत तेजी से शहरों में बढ़ रहे हैं।
तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए आप देखेंगे कि भारत के 2% ज्योग्राफिकल एरियाज पर लगभग लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या निवास कर रही है। इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई है तरीका आपके पास? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछा है, बताइए क्या करेंगे आप अगर आप में से वो मौका मिलता लिखने के लिए? आपको कौन सा टॉपिक है, कौन सा एक पॉइंट उसमें लिखते हैं आप? अमन? सर पहले तो लेबर एंड एम्पावरमेंट। लेबर एंड एम्पावरमेंट। सर ये होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मतलब एक डेवलप्ड अर्बनाइजेशन सिटी के हिसाब से। और सर थोड़ा और एक्सप्लेन करो आप इसको कि लेबर, ठीक है, एम्पावरमेंट के आधार पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना चाहते हैं किसी शहर के अंदर, ठीक है, तो इससे हाउस को बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये काम किसका है, लेबर का है या गवर्नमेंट का है हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना? गवर्नमेंट का है बाकी, लेकिन यूज तो सर लेबर ही का लेगी ना, गवर्नमेंट खुद थोड़ी ना करेगी। ठीक है, सर इसमें आप मैक्सिमम लेबर को, ठीक है, शामिल करना चाहते हैं ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और साथ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ठीक है, हाँ, क्रिएट किया जा सके, बढ़े। मतलब एक साथ से बढ़े। दो तरीके से आप इसको काम लेना चाह रहे हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा शहरों का, यस मैक्सिमम सर, लोगों तक क्या पहुंचेगा, रोजगार पहुंचेगा, और दूसरा रोजगार पहुंचेगा। शहरों के अंदर जो हाउस शॉर्टेज है वहां पर वो इंक्रीजमेंट होगा जिससे शहर और ज्यादा, ठीक है, हो जाएंगे। अच्छा, बढ़ेगा। किरण कुछ कहना चाह रही थी, बढ़ेंगे, किरण कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर पहले तो प्लानिंग करेंगे कि मतलब कैसे कैसे मतलब किया जाना चाहिए, तो इसके बाद कैसे फिर हाँ प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करेंगे? ठीक है, हाँ उसके बाद मतलब जी सर। अच्छा, जैसे हाल ही में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आजाद भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो एक तो है चंडीगढ़, एक है हाँ गांधीनगर, ठीक है, एक है दिल्ली, दिल्ली में भी नई दिल्ली है, एक है जमशेदपुर, एक है ठीक है, अ, ये पर्टिकुलर शहर हैं जो हाल ही में एक अर्बनाइज्ड, मतलब कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, इस स्मार्ट जमशेदपुर और गांधीनगर, ये अर्बनाइज, ये प्लानिंग के थ्रू बनाए गए शहर हैं। क्या है? प्लानिंग के थ्रू बनाए गए शहर हैं। लेकिन 2011 का जो आंकड़ा बताता है उसमें ये बताता है कि भारत में 53 मेगा सिटीज ऐसी ऐसी हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। बाकी नंबर ऑफ सिटीज जो हैं वो तो स्ट्रगल कर रही हैं। आप इसको कैसे इसको टैकल करेंगे कि भारत के शहर या तो इतिहास को अपने अंदर समा कर बैठे हुए हैं जो कि आधुनिक निर्माण प्रणाली को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, करेक्ट। अब दूसरा ये कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन इन्विटेशन है, मतलब लगातार बहुत बड़ी तादाद में लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, एक तो उनको कंट्रोल करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, और एक ऐतिहासिक जो विरासत है अपने शहरों की उसको बचा के रखना, और उसके साथ साथ आधुनिक विनिर्माण प्रणाली को उसमें शामिल करना। स्मार्ट सिटी वाला, स्मार्ट सिटी से क्वेश्चन पूछा था सीधा आपके ऑप्शनल एग्जाम में, आप उसे कैसे टैकल करेंगे? मतलब देखना कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है, और ये सब कुछ हो रहा है भारत के 2% ज्योग्राफिकल एरियाज पर। चलिए, ठीक है, किरण कुछ कहना चाह रहे थे, प्लानिंग के थ्रू जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे प्लानिंग में तो केवल भारत के कुछ ही शहर शामिल हैं। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ, नितिन कुछ कहना चाहते हैं। सर मालदीव भी हो सकता पर है, जो मालदीव की प्रोजेक्ट प्लानिंग है। अलॉटेड हुआ है, अर्बन क्षेत्र पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि जहाँ पे उद्योग है वहीं के आसपास में बिल्डिंग बनाया जाए कस्बे वगैरह के लिए, ताकि उसको हम्म। आसानी से वहां पे पहुंच सके, माइग्रेट कम हो सके। माइग्रेट कम हम्म। होने का रीजन ये है कि जैसे कि जैसे अ, ग्रामीण योजना है, उसमें लोग बारकर जो है अभी भी खेती के लिए ये सब के लिए ठहरते नहीं है, लोग माइग्रेट करते हैं शहरों की ओर। उनको बचाने के लिए भी, माइग्रेट ना करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं, जैसे एमी ग्रामीण योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण योजना ये मनरेगा। है। हम्म। और सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए भी उन्होंने निकाला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड होगा हमारा शहर, उतना ज्यादा हमारा ग्रोथ होगा, और लोग और हमारे तरफ आएंगे, और हमारी संस्कृति विरासत की बचत भी होगी। जैसे हम गांव में रहेंगे तो गांव की संस्कृति जो बनी हुई है समाज के बीच में, वो भी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि हम बाहर चले जाते हैं तो हम भूल जाते हैं अपनी संस्कृति को, हम उनके जैसे अडॉप्ट हो जाते हैं। इसके बाद सर भौगोलिक भौगोलिक की तरफ से देखें तो कि शहर में जितने पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है, जैसे टेम्परेचर
ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगर लोग डेंसिटी कम रहेगी शहर में तो क्या होगा कि वो लोग भी मतलब गांव में अच्छे शुद्ध हवा, और शहरों में ज्यादा बीमारियां फैल रही पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली ग्रामीण क्षेत्र से। तो ग्रामीण क्षेत्र को विकास, रूरल एरिया को भी करना बहुत जरूरी है, ताकि जनसंख्या बढ़े ना शहर में ज्यादा, और ये अनुपात संतुलन में रहे। पिछले 3 साल में अगर हम क्वेश्चन पेपर को एसेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 से 2 क्वेश्चन लगातार या तो अर्बन सेंटर को लेकर आ रहा है या फिर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को लेकर आ रहा है। अर्बन और इसके साथ साथ माइग्रेशन भी इसमें एडेड है। अर्बन सेंटर्स ठीक है, ये फुल सेक्टर का काम कर रहे हैं। दे आर नंबर ऑफ ठीक है एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू दी विलेज सेक्टर। अब वो फुल फैक्टर का काम कर रहे हैं। अब क्या है कि जैसे कि आपने कहा कि सर ऐसा कुछ पॉलिसीज को फ्रेम करना पड़ेगा कि गांव के अंदर वो बहुत सारी सुविधाएं आपको वहां पर स्टोर करनी पड़ेगी, वहां क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिससे माइग्रेशन को रोका जा सके। अच्छी बात है। कल को आप अधिकारी बनेंगे, आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप ऐसे योजना ले आकर वहां पर आप स्टेब्लिश कीजिए। ये अच्छी चीज है। लेकिन साथ में आप देखेंगे इसमें समाधान भी आपसे मांग रहा है यूपीएससी, और लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत इस चीज का बहुत बड़ा शिकार है कि माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है और ये माइग्रेशन अनकंट्रोल्ड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे ठीक है ये माइग्रेशन का जो दर है वो कम होता चला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन था, रेवेन्यू 3 को लेकर एक क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में कि बताइए भारत में जो माइग्रेशन हो रहा है उसके चरण बताइए आप। बड़ा टिपिकली क्वेश्चन था। और साथ में ये कि आपने स्टार्टिंग में जो पॉइंट बोला कि सर ठीक है हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यस देयर इज नो डाउट। हाल ही में आपने पढ़ा होगा मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली। तो मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली में ये भी बताया गया है कि मैग्नेटिक सिटी बनानी है आपको। जैसे कानपुर है ठीक है, कानपुर से आगे के हैं तो इन्हें एक मेजर सेंटर के तौर पर स्थापित किया जाए, ताकि जो लोग जो प्रवास करके दिल्ली या फिर मुंबई की तरफ जा रहे हैं वहां किस तरह से उनको रोका जा सके, और आसपास ही बहुत सारे बड़े बड़े सेंटर स्थापित करके, उद्योग स्थापित करके वहां पर उनको रोका जा सकता है। अच्छी चीज है, ये भी देयर इज नो डाउट। तो ये आप देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक सिटीज का ठीक है निर्माण किया जा रहा है, कि कैसे कैसे मेजर जो अर्बन सेंटर्स हैं उनको कैसे वहाँ पॉपुलेशन का जो जनसंख्या का प्रवाह है उसको रोका जा सके। और यही है कि भारत में जो अर्बन एक्सपेंशन तेजी से बढ़ रहा है, साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी आ रही है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन समझेंगे आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक टॉपिक और था आपका, वो ये था हाल ही में पिछले 3 से 4 सालों में आप देखेंगे जेंडर इनक्वालिटी का जो भारत में जो लिंग असमानताएं हैं उसमें बहुत ज्यादा चर्चा रही है, अखबारों में भी न्यूज में भी। और वही क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया है, जेंडर ठीक है इक्वालिटी को लेकर, लिंग समानता और असमानताओं को लेकर पूछा गया था। क्योंकि हमारी जो रैंक है अभी वर्तमान में वो 127 पे रैंक है आउट ऑफ 146। तो जेंडर जो इक्वालिटी है ठीक है और इनइक्वालिटी है उसको लेकर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। यहाँ से देखना ह्यूमन डेवलपमेंट और जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता। ठीक है, लिंग असमानता जो है भारत में आप देखेंगे कि महिलाएं काफी सेक्टर्स में पिछड़ी हुई है। इसका कारण क्या हो सकता है, कोई बता सकता है एक एक कारण? सर ये तो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, जेंडर इक्वेलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ये काम है, एसडीजी पर तक काम चल रहा है इस चीज को लेकर, लेकिन यहाँ लगातार क्वेश्चन यहाँ से भी बनता हुआ आ रहा है कि आप इंप्रूव कैसे करेंगे इस चीज को, कोई है कोई आइडिया? यूपीएससी आपसे सोल्यूशन मांग रहा है, कभी आपने सोचा इस चीज का? नितिन, नितिन, किरण, अमन, अंशुल? पूरी दुनिया में भारत इस चीज का ठीक है एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में आप जो भेदभाव है, लिंग असमानता है, उसका गैप काफी सारे सेक्टर्स में दिखता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो, बहुत सारी चीजों में आप इसको देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। इसके अलावा आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से अभी छोटा नागपुर का पठार या फिर दामोदर जो नदी घाटी है वहाँ जो स्थित बहुत सारी जो अर्बन जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं ठीक है, वहाँ क्वेश्चन आया है। और उद्योग की स्थापना चाहे बोकारो को लेकर हो, चाहे राउरकेला को लेकर हो, चाहे दुर्गापुर को लेकर हो, सालेम को हो, विजय को लेकर हो, विशाखापट्टनम को लेकर हो, भिलाई को लेकर हो, ठीक है, इनकी स्थापना, इनका इनके आसपास जो रॉ मटेरियल्स है उनके मेजर सेंटर्स, और दूसरी इनका आपूर्ति यानी कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखेंगे कि वेबर और लॉश का जो सिद्धांत है ठीक है,
उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत है, वहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन भारत के उद्योग की स्थापना को लेकर आपको तैयार किए जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप देखेंगे इसके अलावा लैंड मैनेजमेंट भी क्वेश्चन आ रहा है, होना भी चाहिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ये मैं लास्ट में मैंने करवाया था स्पेसिफिकली, मैंने याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीटीटी, ठीक है, बेशक ये यूरोप की पॉपुलेशन को निर्धारित करता है कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आज भारत के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो डीटीटी को लेकर भी क्वेश्चन बना था 2023 में। ठीक है, रूरल सेटलमेंट, देयर इज नो डाउट, बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन आप देखेंगे सीमा और सीमांत को लेकर बन रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में आप देखेंगे शुरुआत का पहला क्वेश्चन ही मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, उसमें नाथुला, ठीक है, और रोस आइलैंड, और इसके अलावा एनोर पोर्ट, ठीक है, बेतवा रिवर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी मैंने करवाया था, गोंडवाना रॉक, ठीक है, और वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनजीटी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। देखो स्पेसिफिकली आप देखेंगे भारत के जो शहर हैं वो सॉलिड वेस्ट का बहुत सॉलिड, जो सॉलिड वेस्ट है उसका बहुत बड़ा शिकार हो रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक फैसला जारी करा है। कोई बता सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी वो? अमन, अंशुल, किरण, नितिन। नितिन, हेलो, मेरी आवाज आ रही है नितिन सबको? जी सर, आ रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार को लेकर एक कोर्ट ने बड़ा फरमान जारी करा है, और वो फरमान ये है कि भाई दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई सोल्यूशन निकालोगे, नहीं निकालोगे आप? और जो दिल्ली में बड़े बड़े 3 पहाड़ हैं, इनको लेकर क्या करोगे? तो ये क्वेश्चंस अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन वही हमारे आसपास है जो लगातार बने हुए हैं, वही बिल्कुल ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। दैट्स द करेक्ट असेसमेंट ऑफ, ठीक है, न्यूज पेपर, दुनिया भर की चीजें जो हम पढ़ते हैं उसमें लगातार अगर हम ध्यान से देखें तो यही क्वेश्चन ऑप्शन में बन रहे हैं। बस इनको हमें कैसे तैयार करना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और दूसरा देखेंगे इंडियन आइलैंड्स, ये अभी हाल ही में आप देखेंगे मालदीव ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने वहां जाकर फिर अपने आइलैंड्स को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करने की कोशिश की है। ठीक है, वहाँ पॉलिसीज काम कर रही है, वहाँ बहुत सारे आइलैंड्स पर काम चल रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना। ठीक है, गंगा गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, लगातार क्वेश्चन बन रहा है, फ्लड आ रहा है बहुत, और पेट्रोलियम एनर्जी है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, फॉलिंग फर्टिलिटी, सारी की सारी चीजें आप देखेंगे लगातार भारत से बनी हुई है। और जूट इंडस्ट्रीज को लेकर ही बड़े क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, लगातार। तो इसमें क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बायलैटरल रिलेशनशिप है, इंडिया है, श्रीलंका है, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार इस चीज को लेकर बन रहा है कि भारत का जो बायलैटरल, ठीक है, ट्रेड है, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, नेपाल के साथ हो, भूटान के साथ हो, म्यांमार के साथ हो, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही रहा है। ठीक है, जैसे पिछले साल यानी कि 23 में आप देखेंगे तो श्रीलंका के साथ पूछा गया क्वेश्चन था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये चीजें आप देखेंगे तो पता चलता है कि हमें किस तरह से तैयारी की तरफ मूव ऑन करना है। तो ये तो सिर्फ मैं आपको 2023 वाला बता रहा हूँ, सिर्फ 2023 के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा गांधी कनाल जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और अंडमान निकोबार से क्वेश्चन पूछा गया है। हेल्थ एंड फैसिलिटीज को लेकर पूछा गया है कि भारत में कुछ राज्य हेल्थ इंडिकेटर में काफी टॉप हैं, लेकिन कुछ राज्य भारत में हेल्थ हेल्थ को लेकर काफी, ठीक है, बहुत बुरा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे कैसे आगे नहीं बढ़ना है। तो ये एक सारी चीजें थी कि हमें क्वेश्चन को असेस करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स होते हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, ये 2023 वाला मैंने आपको बताया कि 2023 में फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब कोई किसी क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है। सर डेमोग्राफिक देखते हैं तो मतलब जनानी लगते हैं तो किरण, आपकी आवाज ब्रेक हो रही, दोबारा से बोलो आप। सर डेमोग्राफिक देखते हैं जो अभी स्टार्टिंग में।
आवाज ब्रेक हो रही है किरण, फिर से कोई नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा आपका? सर इधर हो रही है नेटवर्क। वह फिर से ट्राई कीजिए आप। हाँ बोलिए किरण। सर जो डेमोग्राफिक डेफिनेशन इंडिया का, जो पॉपुलेशन पे मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम मतलब जैसे डेमोग्राफिक डेफिनेट है, डेमोग्राफिक डिजास्टर के लिए हम बात करते हैं। आपके इस पूरे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सर वो ये हाँ बोलना हाँ चाह रही है कि हाँ। शहरों में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके लिए अच्छा। कौन कौन से उपाय अरे करें? अरे नहीं, ये नहीं था। हेलो सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है जो मतलब हाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है। हाँ, जो डेमोग्राफिक डिजास्टर में ना मतलब इसके लिए तो हम स्किल भी मतलब ला सकते हैं। जो हाँ देखिए, इस नितिन ने इसको लेकर एक अच्छी चीज बताई थी, वो ये थी कि जो मेजर सेंटर्स हैं लाइक दिल्ली हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, एक कोलकाता हो गया, ठीक है, और एक चेन्नई हो गया। ये फिलहाल भारत के चार बहुत बड़े मेजर सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के पीछे की वजह पहले आइडेंटिफाई कीजिए, क्या कारण हो सकते हैं। देखो, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं ये शहर, बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है, बेस्ट, ठीक है, हेल्थ ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस है, सड़कें बहुत एडवांस है, सिक्योरिटी यहाँ पर है, ठीक है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड होता है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, हाई डिग्री सिक्योरिटी यहाँ मिलेगा आपको। तो ये बेसिक चीजें हैं, और ये अच्छी बात है, एजुकेशन को भी है, ये सारी सारी चीजें आप देखेंगे। लेकिन इतने में ये कहा कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि इनके सिमिलर ही आप, ठीक है, खास एक रेडियस पे कुछ मैग्नेटिक टाउन्स को बनाइए जो इनको काउंटर कर सके, और स्टेम फैसिलिटीज वहां पर आप स्थापित कीजिए, ताकि लोग जो प्रवास करते हैं गांव से आने के बाद, वो बड़े शहर में न जाके उस शहर पर रुक जाए। तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन का बर्डन होता है पार्टिकुलर सिटीज के ऊपर, वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का जो पर्टिकुलर एरिया है वो 1483 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि अभी भी उतना ही है। लेकिन पिछले 20 सालों में पॉपुलेशन, ठीक है, 1 करोड़ 33 लाख से बढ़कर करीब करीब 2 करोड़ हो गई है। यानी कि ना, आप ये मोटे मोटे तौर पर मारिए कि मान लीजिए कि पिछले 20 साल के अंदर 60 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में ऐड हुए हैं। पर्टिकुलर एरिया वही है, उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो 60 लाख लोगों का उसमें ऐड हो जाना, तो इसका मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा बर्डन ही तो है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा बर्डन जो होता है, ये कई सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रहा है। हाई क्राइम रेट बढ़ रहा है शहरों में, इसको लेकर अब इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, ठीक है। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत तेजी से ज्यादा हो रहा है, उसका निस्तारण सही समय पर नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर भी इंडियन एक्सप्रेस में एक अच्छा आर्टिकल आ रहा है। एजुकेशन, ठीक है, जो प्रॉपर आप देखेंगे शहरों के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ सीटों की बहुत मारामारी होती है। पढ़ना तो सभी चाहते हैं, हर कोई चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हो, तो सीट सिक्योर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक यही पीरियड होगा। और रही बात ट्रैफिक की, यस देयर इज नो डाउट, सड़कें आप चौड़ी भी कर रहे हैं, काफी बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं, आप फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, डबल डेकर फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई अनकंट्रोल माइग्रेशन हो रहा है। उसको पहले रोकिए, आपको सिमिलर समय पर, सिमिलर टाइम पर एक उसको काउंटर पे एक शहर बनाना पड़ेगा, एक सैटेलाइट टाउन बनाना पड़ेगा। इसमें सरकारें कामयाब हुई हैं, दिल्ली के अगल बगल आप देखेंगे, आप नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, ठीक है, और कुंडली है, बल्लभगढ़ है, फरीदाबाद है, बहादुरगढ़ है, बहुत सारे शहर बनाए गए हैं जो दिल्ली के पॉपुलेशन को काउंटर कर सके। लोग सैटेलाइट टाउन के तौर पर उन्हें बनाते हैं, वहां जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो शहर है वहां पर इस तरह से काम किया जा सकता है, तो काम कर रही है। लेकिन पॉपुलेशन का इतना ज्यादा माइग्रेशन है ना, कि उसको इतना आसान नहीं है कि आप तेजी से उसको खत्म कर सकते हैं। तो वहां तो आपको हर एक स्टेट को एफर्ट लगाना पड़ेगा, हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ अपने लिए पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी कि अपने पर्टिकुलर एरियाज पे जो भी आप जो सेंटर्स हैं उनको अच्छे से विकसित करें। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन आप अर्बन सेंटर्स की बात करेंगे तो कानपुर समझ में आता है, मथुरा समझ में आता है, आगरा समझ में आता है, लखनऊ समझ में आता है, ठीक है, बनारस समझ में आता है, इलाहाबाद समझ में आता है, ठीक है। और उसके अलावा पश्चिमी बेल्ट आप देख लीजिए, ये मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स तौर पे आते हैं। लेकिन फिर भी जो एक बड़ी तादाद में माइग्रेशन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? तो ये बड़ी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नितिन। सर एक क्वेश्चन था
हम्म। जैसे कि मेजर सिटीज जो होते हैं वहीं पे हम्म। सब कंपनियां आना चाहती है, और जैसे कि ग्रामीण में और यहाँ पे नहीं, जिसमें कि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो इसके ठीक। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि ग्रामीण में नहीं आना चाहते। तो सर ग्रामीण, हाँ करेक्ट करेक्ट, बोलिए बोलिए। वो वहां नहीं आना चाहते, तो उनको लाने के लिए हमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी हम्म। ग्रामीण में? हाल ही में अभी एक खबर चर्चा में थी, वो ये थी कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं, खासकर एमएनसी कंपनीज, उनको नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। देखिए, कोई भी कंपनी तभी बनेगी जब गवर्नमेंट एक अच्छा सा एक उसको अश्योरेंस वाला चीजें प्रोवाइड करा दे। पर्टिकुलर जैसे कि एक लैंड साइट है, उस लैंड साइट को आप अप्रूवल दीजिए। सबसे पहला सिक्योरिटी कंसर्न के बाद वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, भारत में जो लेबर है, अगर आप देखेंगे, जैसे नितिन ने शुरुआत में जिक्र किया था लेबर का, नरेगा बनाना, नरेगा में काम करने वाले अधिकतर जो लोग हैं, मतलब सभी 100% जो लोग हैं, वो सारे नॉन स्किल्ड में आते हैं, वहाँ स्किल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए बहुत हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है, उसे आप नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड फोर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई एमएनसी को चाहिए स्किल्ड फोर्स, और एमएनसी को चाहिए सिक्योरिटी, एमएनसी को चाहिए, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क गुड हो, यानी कि मेजर सिटी से वो वेल कनेक्टेड हो। अगर मान लीजिए आप किसी रिमोट एरियाज में उसको स्थापित करेंगे, तो रिमोट एरिया से, ठीक है, वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि मार्केट भी उसका जरूर नजदीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें बहुत सारा मैटर करती हैं, कि इसलिए बहुत सारी एमएनसीज को गांव देहात में स्थापित ना करके, जैसे मान लीजिए ग्रेटर नोएडा में क्यों स्थापित की जा रही है, भाई सहारनपुर में क्यों नहीं बना देते आप पीलीभीत में क्यों नहीं भी स्थापित कर देते, आप लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ भी आपको ये याद रखना है कि आपके ऑप्शनल के अंदर एक क्वेश्चन भी बना है कि रीजनल इम्बैलेंस, प्रादेशिक जो असमानताएं हैं, उसको कैसे आप निकाल, कैसे उसको आप, ठीक है, दूर करेंगे। तो कुछ प्रादेशिक जो चीजें होती हैं, वो गवर्नमेंट के किस तरह से वहाँ प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज को लेकर है, सेकेंडरी एक्टिविटीज को लेकर है, टर्शरी एक्टिविटीज को लेकर है, ये बड़ा रोल प्ले करता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जिनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमेशा उनका पहला प्रायोरिटी यही होता है कि भाई सिक्योरिटी चाहिए, और साथ में हाई स्किल लेबर चाहिए, ठीक है। अपन लोग वहां पर तब आने वाले हैं, इसलिए नंबर ऑफ कंपनीज आर कमिंग, ठीक है, इन गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, दीज ऑल पर्टिकुलर एरियाज, क्योंकि भाई इनको सब मिल रहा है इधर, ठीक है। इनको सब मिल रहा है और सब कुछ आराम से। मान लीजिए लखीमपुर में आपने एक हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, पूरी शीशे की बिल्डिंग बना दी, वहां सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी, क्या करेंगे वहां, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेगी कंपनी फिर? बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करने वाले हैं वहां पर, ठीक है। तो गांव की तरफ इसलिए जाना पसंद नहीं करते, नहीं गांव है तो गांव में प्राइमरी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में आप देखेंगे एक क्वेश्चन बना था, अच्छा वह याद आ गया, ठीक है, एनजीटी को लेकर क्वेश्चन बना है, ठीक है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोई बता सकता है एनीवन एल्स कि भाई क्या है, क्या करती है ये? ये सर ये दिल्ली में स्टेब्लिश्ड है अभी, और ठीक है। ये जो भी पर्यावरण से जो चीजें होते हैं ना, किस वगैरह पर्यावरण का वायलेंस करते हैं, तो उनकी हम्म। उनकी सुनवाई होती है इसमें, एनजीटी में। जैसे एनजीटी उनकी पेड़, सुनवाई करती है। हम्म। मतलब एक कोर्ट की तरह काम करती है, जुडिशरी की तरह। हाँ, दिस इज ओनली इन द वर्ल्ड ना, ये दुनिया में एकमात्र ऐसी, ठीक है, ऐसा कोर्ट है जो भारत में है, जो सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति, कह सकते हैं नेचर को बचाने के लिए बनाया गया है। बस इसके हाथ में सजा देने का प्रावधान नहीं है, बस एक पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। चलिए, और अच्छी बात यह है कि एनजीटी को लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, और आप देखिए शहरों से जुड़े हुए कितने पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहां पर लगातार हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक बच्चा और ऐड हुआ है, हुई थी, अमन, अंशुल, किरण, नितिन, एच के मौर्य। यार एच के मौर्य तो मिर्जापुर में है ना, तो पार्ट 2 के अंदर भी तो था, जो आईपीएस होता है। अरे भैया लोगों कुछ तो बोलो। एच के, मेरी आवाज आ रही है आपको? दो नलायक को लीव करके चला गया। हाँ अंशुल, जी अंशुल था, सर। कौन था? अंशुल ने क्या बोला था, जीएस के लिए था वो, जीएस के लिए कह रहा था ना अंशुल अभी? नहीं सर, मैं। वो कौन था, अमन होगा शायद वो, ठीक है। यस सर, अमन मैं था था जीएस जीएस के के लिए, लिए। जीएस के लिए अमन बोला था, जीएस के लिए, ठीक है।
अभी हाल ही में, ठीक है, जीएस में 2023 में क्वेश्चन बना था, फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज। और ट्रॉपिकल एरियाज। ये ट्रॉपिकल एरियाज में फूड सिक्योरिटी का कंसर्न कैसे निकल कर आ गया, इसको कैसे मतलब देखेंगे, कुछ आइडिया है आपको? मतलब कैसे, अगर मैं फ्रेशर होता, मुझे कोई क्वेश्चन ये पूछता कि सर हाल ही में एक क्वेश्चन चर्चा का विषय रहा है अखबारों के अंदर भी कि फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर जो खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, कोई बता सकता है कि फूड ट्रॉपिकल एरियाज में कौन कौन सी? सर फूड जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वहीं पे है आओ। पूरे विश्व में। पहला रीजन। दूसरा रीजन, जितने भी साइक्लोन वगैरह आते हैं तो यहीं आते हैं। अच्छा। बाढ़ फ्लड वगैरह जो भी ठीक एरिया है। है, इसी एरिया पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। और हम्म। जिस कारण की सर अभी क्लाइमेटोलॉजी जो आया है, हीट वेव और जो भी है सब इसी एरिया पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। और बीमारी भी सबसे ज्यादा यहीं पे है। और जिस कारण फूड की अभी कंसर्न इसलिए चल रही है सर दुनिया में, क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर युद्ध चल रहा है, रूस और युद्ध वॉर, यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, जिस कारण फूड की क्राइसिस वहां से भी हो जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनली मुद्दा। हम्म। और बस इतना ही है सर। अनमन, देखो एक चीज तो आपने नितिन थोड़ा ये बताया कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो मतलब रिजाइड कर रहा है वहाँ नहीं कर रहा है ट्रॉपिकल एरिया में, एक पॉइंट तो ये हो गया जो कि गलत आपने बोला। ठीक है, चलिए। और दूसरा बोला कि हाँ ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आप देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल डिसीजेस हैं वो यहाँ पर आती हैं, और हाल ही में जो बड़ी तादाद में जो क्लाइमेट, खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन, अधिकतर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो कोस्टल पर हिट करते हैं। तो इसका मतलब है जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कोस्टल प्लेन है, वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो हो सकता है एग्रीकल्चर लेकर हिट होता हो, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है जो आंतरिक महाद्वीपीय जलवायु रखते हैं, ठीक है, वहां पर ये प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, और आपने एक पॉइंट और क्या बताया था, मैं मिस कर गया, लेकिन ये चीजें अमन को बतानी थी कि हाल ही में आप इन चीजों को देखते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज जो नंबर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, हम देखते हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि शुगर कैन, गन्ना है, ठीक है, और जितने भी मैक्सिमम फ्रूट्स हैं, चाहे वो आपको दिखाई देंगे, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो अनानास हो, ठीक है, इसके अलावा चाय है, कॉफी है, इसके अलावा कॉटन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल जो वीट है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय गेहूं का पौधा है, वो भी यहाँ पर होगा, और बहुत बड़ी तादाद में जो स्टेपल फूड यानी कि जो चावल है, बहुत बड़ी तादाद में चावल की खेती यहाँ पर होती है। तो फूड सिक्योरिटी को लेकर बड़े कंसर्न क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज को खासकर कितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबिलिटी वाली चीजें निकल कर आती हैं वो मिस हो जाएंगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन सर आपके जीएस में बना है। मिलेट्स भी आ जाएगा इसमें सर। अमन दोबारा से बोलो, आवाज थोड़ा मिस कर रहा था। सर मिलेट्स भी आ जाएगा इसमें। एग्जैक्टली, ड्राईलैंड फार्मिंग वाले पार्ट आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली आ सकते हैं ड्राईलैंड वाले फार्मिंग के पास, लेकिन वो तो खुद उनको पानी की कम जरूरत चाहिए। ठीक है, तो वहां तो वो सस्टेन कर सकता है, वो यस सर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट स्टेबल फूड, जिस पर बहुत दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का टिका हुआ है, कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़े कंसर्न आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कलकत्ता की बात लेते हैं, बंगाल की बात लेते हैं, वहां पर 3 तरह की फसलें वो उगाई जा रही है, अमन, ओस, ठीक है, बोरो। क्लियर है? अब इन चीजों को आप देखेंगे तो पता चलता है कि किस तरह से लगातार फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आ रहे हैं। यस, अगर फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स का इंक्रीज होना कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसको डिस्टर्ब करेगा कोस्टल एरियाज पर। ये चीजें हैं। और लगातार आप ट्रॉपिकल एरियाज में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आ रही है, तो फ्लडिंग जैसी सिचुएशन वहां पर होगी तो वो भी, उससे भी एग्रीकल्चर को नुकसान होता है। तो ये बहुत सारी चीजें देखने में आ रही हैं कि जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है बहुत बड़े स्ट्रगल पॉइंट से गुजर रही है। तो वहाँ ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है, खासकर देखो आप भारत का जो आधा भाग है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही आता है, और उसके अलावा आप इंडोनेशिया ले लीजिए, अफ्रीका का सब पूरा मिडिल ट्रॉपिकल्स। पार्ट ले लीजिए आप, ठीक है, बहुत बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं। तो वहाँ कैसे सस्टेनेबिलिटी क्रिएट की जाए फूड सिक्योरिटी को, लेकिन ठीक है, उस पर बहुत बड़ा सवाल होता है। और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो 20 से 40 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 20 से 40 यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में लगभग दुनिया का 50% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
चलिए, ये तो हो गया बात। और दूसरा एक क्वेश्चन आया था, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ये बड़ा यार टिपिकली क्वेश्चन लगा, ठीक है यार, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या होता है भाई? ये तो हमने पहली बार सुना है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। जो ग्लेशियर से निकलता है, ग्राउंड वाटर होता है सर। ठीक है, एग्जैक्टली इस चीज को देखो किस तरह से यूपीएससी फ्रेम कर रहा है। मतलब हमें पता है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि 97.7 समथिंग जो वाटर है वो सलाइन वाटर है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो वाटर है फ्रेश वाटर होता है। इसमें भी 2% के आसपास जो वाटर है वो ग्लेशियर वाटर है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो वाटर है वो या तो आपको झीलों में मिलेगा या ग्राउंड वाटर में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स में मिलेगा या फिर, ठीक है, एटमोस्फेयर में आपको देखने को मिलता है, इन द पर्टिकुलर मिलेगा। तो ये जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, इसको कैसे सेव करना है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, इसको लेकर क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और हर साल की तरह, हर साल की तरह, ठीक है, 2023 में भी साउथ वेस्ट मानसून से क्वेश्चन पूछा गया था। हर साल पूछा जा रहा है मानसून को लेकर, ठीक है। अभी साउथ वेस्ट मानसून होता क्या है, इसको लेकर पूछा गया। जनरेशन पीरियड क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, कितने ब्रांचेस में ये बढ़ जाता है, कैसे कैसे ये रेनफॉल करवाता है पूरे भारत में, ठीक है। और इस पर वेजिटेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेटलमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन कौन सी है, ठीक है। और क्या इससे फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आता है, ठीक है। और जहां बाढ़ आता है उसके पर्टिकुलर सेम पीरियड ऑफ टाइम पर ड्रॉट भी देखने में आता है, सूखा भी देखने में आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नेगेटिव बेनिफिट्स क्या है, मॉनसून ट्रॉ क्या है, ठीक है, मॉनसून डिप्रेशन क्या है। ये बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शनल में भी आ रहे हैं और जीएस में भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और सदाबहार यूपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया और भारत के शहर। ये तो ये मान के चलो कि उसने तो कसम खाई हुई है यूपीएससी ने कि ये क्वेश्चन तो ना हम छोड़ेंगे और ना हम जाने देंगे। नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड अर्बन सिटीज ऑफ इंडिया, क्या कहें भारत में शहरों का हाल। अच्छा, कोई बता सकता हाल ही में सबसे ज्यादा शहर चर्चा में था कोई गंदगी को लेकर? दिल्ली है सर, क्या? सबसे पहले। दिल्ली दिल्ली। दिल्ली सर, सबसे पहले। एग्जैक्टली आप बहुत चीजें में फेस कर रहा है दिल्ली इस वक्त, ठीक है। अपने मेरे ख्याल से बहुत बड़े स्ट्रगल फेस में है अभी दिल्ली, जो काफी सारी चीजें यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक राजेंद्र नगर में भी घटना हुई थी, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। अब वो किसका फेलियर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और कौन जिम्मेदारी लेने वाला है इसकी, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। खड़ा सवाल है, देखने से कौन, अब रिपोर्ट जब आएगी तो वहां पता चलेगा कौन रिस्पॉन्सिबल था इस चीज का, कौन नहीं था, ठीक है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एक जीप वहां से निकली थी थार, जिसने पानी को उड़ेला, फिर जिसकी वजह से वो वहां पर गया, उस पर भी एफआईआर हो गई है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने, ठीक है, जीएस का एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में था, 22 में पूछा गया था, प्राइमरी रोक वार्निंग फॉर साइक्लोन सिस्टम, ठीक है, और डेकन ट्रैप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना था कि भाई जनरली हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना सारी की सारी चीजें, तो हमें ये पता होता है कि जब रॉक फॉर्मेशन हुआ है भारत में, चाहे वो आर्कियन रॉक हो, चाहे कुडप्पा हो, धारवाड़ हो, विंध्याचल हो, गोंडवाना हो या टर्शरी हो, जितने भी टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, यहाँ कौन कौन सी मिनरल्स मिलते हैं, कौन सा डेपोजिशनल है, कौन सा इरोजनल है, कौन सा प्राइमरी रॉक्स है, कौन सा मेटेलिक रिसोर्सेज मिलते हैं, कौन सा नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज मिलते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में आए हैं। जैसे नितिन ने अभी कहा था, जिस तरह से फ्रीक्वेंटली आज साइक्लोन्स आ रहे हैं भारत में, चाहे अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, वहां पर किस तरह से वार्निंग सिस्टम स्टेब्लिश किया गया है, ये भी क्वेश्चन बना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले एक साल की खबरें हम देखें तो ये दो खबरें प्राइमरी तौर पर हमें साफ साफ मिलती हैं कि रॉक सिस्टम, ठीक है, और वार्निंग फॉर साइक्लोन, ठीक है, ये हमें लगातार क्वेश्चंस मिलते नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, और इसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी ऐड हो जाता है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम में लगातार घूम रही है। मैं सिर्फ आपको 2023 का बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2023 का। अगर ये हम ऑफलाइन में होते तो इसको डिटेल डिस्कशन में और हम लेके जाते, ठीक है। अब यहाँ तक हम खत्म करते हैं इस चीज को कि 2023 का जो हमने जीएस का देखा है और ऑप्शन का देखा है कि यहाँ किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और किस तरह से हमें इसको आगे लेके चलना है। अब आपके जो बेसिक क्वेश्चन है कोर्स को लेकर, वो हम मुझसे पूछ सकते हैं। सर जैसे अभी फ्लड वाला जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि फ्लड आया यूएई में, दुबई में भी आया,
फिर हाल ही हम्म। फिलहाल अमेरिका से भी है कंसर्न, फिर इंडिया में भी, असम में। तो इसके जो मानसून का है असर, तो जैसे अलिनो इलिनो, अलिनो सुखाड़ लाता है और इलिनो मानसून लाता है इंडिया में। लानीना, लानीना जो होता है वो मानसून, गुड मानसून लेकर आता है, अल नीनो जो लाता है वो ड्रॉट लेकर आता है। ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है। उल्टा हो गया। चलिए, कोई तो बात सर ये तो नहीं। इंडिया में आता, अमेरिका में भी तो फिर ये फ्लड फ्लड वाला प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हाँ, दुबई में भी हुआ। और सर एक्चुअली। ये भी हाँ हाँ, जो बोलिए बोलिए। सिटी है सर, हम्म। और ये सिटी डूबे हैं बहुत जल्दी थोड़े से बारिश में। हम्म। फ्लड आने का रीजन है तो बारिश था, और इंडिया में भी यही है बहुत जगह। तो सर इसके लिए कोई सोल्यूशन देख रहा है पूरा विश्व कि ये कि मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दुनिया के लिए है, कर सकता है? हाँ, कोई सर और? इसको लेके अमन। एनवायरमेंट, सर ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। जैसा कि अभी नितिन ने बोला कि फ्लड आ रहा है, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्चुअली मैनेजमेंट, क्योंकि डिजास्टर जो मैनेजमेंट अपना से आ गया कार्बन धीरे धीरे। हाँ। डाइऑक्साइड है वो, हम्म। सर क्योंकि जो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने ग्लेशियर में जाके जम चुका है, जिसकी वजह से सन रेज नहीं पड़ पा रही ग्लेशियर पे। हम्म। तो वो ना पिघल के, मतलब एक जो रिफ्लेक्शन कम पिघलती है ग्लेशियर, वो ना होके वो जल्दी ही पिघल रहा है। हीट वेव, मतलब एक ब्लैक कलर में अगर अपन कोई हीट वेव डालते हैं तो उसमें हीट और तेज जनरेट होता है, उस कारण से ग्लेशियर जल्दी पिघल रहा है। पहला पहला ये। दूसरा सर, ओजोन लेयर में भी बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, इस कारण से भी फ्लड हम्म। बढ़ रहा है। इस कारण से यानी अभी क्या आ रहा है हाल ही में, बताना दोबारा से, रिपीट करो उस चीज को, क्या बोला? सर एक तो पहला ये कि कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट में क्या बोला था आपने? सर ये ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर क्या हो रहा है? डिप्लीट हो सर रहा वो है। भी बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक वो है। भी वो अमन का। वो भी हाँ, किरण। जी सर। हाँ, कुछ बोलिए आप। ठीक है। अंशुल। जी सर। हाँ, कुछ समझ आया नितिन ने किस किस बात, कौन सा इशू उठाया था अभी? जी सर। क्यों, मतलब क्यों, कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, और ये सब क्यों हो रहा है? सर एक तो सर क्लाइमेट चेंज है ये सबसे ज्यादा तो। पूरी दुनिया में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 इमिशन, इन चीजों को लेकर बड़े पैमाने पर, ठीक है, सबमिट हो रहे हैं और होते भी रहेंगे, देयर इज नो डाउट। लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसके साथ डिमांड जिस तरह से हाई हो रहा है, और जिस तरह से रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, और उनसे निकलने वाले जितने भी केमिकल, ठीक है, रिएक्शन है या केमिकल गैसेज हैं, वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐड हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो इंसोलेशन हो रहा है, ठीक है, वो ट्रैप हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर जो है वो फिनोमिना थोड़ा एज कम्पेयर टू बढ़ता चला जा रहा है। यस, देयर इज नो डाउट, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है ये वाला भी। उसकी वजह से पूरा का पूरा ये जो पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट है वो ज्यादा सफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरिडा के आसपास और कैरिबियन जो द्वीप है उनके आसपास, तो मतलब एक तरह से हरिकेन आता है, ठीक है, जो बहुत बड़ी तादाद में साइक्लोन के रूप में लेता है और बहुत भयंकर बारिश कराता है, जिससे आमतौर पर बाढ़ आती है। मिसूरी, मिसिसिपी, जो एक नदियां हैं वहां पर आपको हमेशा बाढ़ देखने को मिलेगा। फ्लोरिडा वाले डिस्ट्रिक्ट, जो पर्टिकुलर प्रांत है, वहां भी आपको बाढ़ देखने को मिलेगा। यूएई, यानी कि आप देखेंगे यूएई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वहां से। और अरब सागर उसके जो थोड़ा सा ही नीचे है, तो वहाँ फ्रिक्वेंटली जो अरब सागर है वो एक एपी सेंटर बना हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। तो उसके फेवर में भी वहां पर हम देखते हैं यूएई में जिस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की एंट्री होती है, भयंकर वहां पर एक रेनफॉल होता है, अनकंट्रोल रेनफॉल था, जिससे फ्लड का सिचुएशन वहां क्रिएट हुआ। और सेम थिंग इज हैपनिंग विद, ठीक है, इंडिया। इंडिया में किस तरह से मानसून का जो फेस है वो किस तरह से रूप चेंज कर रहा है, बहुत ज्यादा रैपिडली, ठीक है, एक जगह पर्टिकुलर एरिया पे बारिश हो रही है। अभी 7-8 दिन पहले आप देखेंगे कि भारत के 18 राज्यों को रेड अलर्ट जारी किया गया कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है और बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। और अभी कल की खबर है कि बहुत बड़ी बारिश जो हुई है वो केरला के अंदर हुई है, जिसमें नीलगिरी बायोडायवर्सिटी जो है
तो नीलगिरी बायोडायवर्सिटी का जो पर्टिकुलर एरिया है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके अंदर जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, एक तरह से लैंडस्लाइड हुआ है। अब ये लैंडस्लाइड जो हुआ है, मानसून का एक्सेस जो रेनफॉल आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसको लेकर क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं, इसको कैसे आप समाधान कीजिएगा। ठीक है, इसको सिंपल सी बात है कि जो मेजर डेवलप्ड नेशन है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर करना पड़ेगा अपना। जो डेवलप्ड नेशन है, जो इंडस्ट्रियल नेशन है, खासकर वेस्टर्न यूरोप है, जो अमेरिका है, ठीक है, और जो एमर्जिंग नेशन है खासकर, ठीक है, इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, जर्मन है, रशिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। दीज आर द एमर्जिंग नेशन जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, और अपने रिसोर्सों का किस तरह से एक्सप्लोटेशन हो रहा है, किस तरह से, ठीक है, चीजें मिसमैनेजमेंट हो रही है। जैसे नितिन ने एक बात बोली थी कि हीट वेव, यस एग्जैक्टली, जो प्लेन एरियाज का टेम्परेचर किस तरह से 40 डिग्री से एक्सीड कर रहा है। जैसे कल का टेम्परेचर दिल्ली का 40 डिग्री था, ठीक है, अब ये हीट अगर एक्सीड कर जाता है 1-2 दिन लगातार, तो डेफिनेटली वो हीट वेव की श्रेणी में आ जाता। और किस तरह से हिली एरियाज में टेम्परेचर, ठीक है, 30 से 33 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है लगातार, ठीक है, और वहां आप देखेंगे वहां भी हीट वेव चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको नोटिस करेंगे कि अभी हाल ही में चर्चा में था, लद्दाख में बहुत सारी जो उड़ानें हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ 36 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। 36 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तो एयर वहाँ हल्की है, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर सकते, वहां पर चीजें उड़ान रद्द करी जा रही है। तो ये मेजर कंसर्न है। भाई वहां ऐसा क्या हो रहा है लद्दाख में कि वहां टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, जबकि वहां तो -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो अब ये गर्मी का सीजन में ऐसा क्या वहां हो गया है? ये मेजर कंसर्न है, मेजर इश्यूज हैं। तो इसको लेकर एक रिस्पॉन्सिबल कोई होना चाहिए, कुछ मैनेजमेंट देखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना दिए, उसके अंदर 15 टारगेट रख दिए, तो उस 17 टारगेट है उसके अंदर, तो कैसे हम उस पर काम करेंगे? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। और इसमें मुझे लगता है कि तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी हुई है। जो डेवलप्ड नेशन है, जो औद्योगिकृत राष्ट्र है, वो कहीं ना कहीं आगे पूरी तरह से निकल के नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा क्लाइमेट चेंज वाला कोई इशू नहीं है, खासकर यू आई मीन यूएसए क्लियर बोलता है कि नो देयर इज नो एनी क्लाइमेट चेंज, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। हम मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब इसको लेकर ये बड़ा इशू है, कैसे कैसे प्लानिंग की जाए। हमारे शहरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले नहीं है, तो हमारा क्लाइमेट कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला हो जाएगा? अब एग्रीकल्चर को लेकर सस्टेनेबिलिटी वाली बात की जा रही है कि अपनी कृषि को भी अब सस्टेनेबल बनाइए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भारत सरकार काफी अच्छा काम भी इस पे कर रही है। उसने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पे अच्छा काम किया है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, व्हीकल्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। डीजल पर जो डिपेंडेंसी थी, पेट्रोल पर जो डिपेंडेंसी थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, और हमारा फॉरेस्टेशन वो है वो इंक्रीज हो रहा है डिफोरेस्टेशन की जगह। ये बेसिक चीजें हमने देखी हैं जो हमारे सामने निकल कर आ रही है। इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आया था, वो था कोस्टल इरोजन का, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग का। अगर आप देखेंगे 2022 के जीएस में ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बने हुए थे, और सेम वही क्वेश्चन है जो लगातार आपके एग्जाम में उठ रहे हैं। ठीक है, चलिए और कुछ। सिर्फ सबसे ज्यादा तो एनिवेशन कार्बन का जो करते हैं जो चाइना, और सेकंड में अमेरिका ही है। इंडिया तो तब भी सर बहुत ज्यादा ठीक है। लेकिन सर तो ये अपने पे क्यों रोक नहीं लगा रहे, दूसरे पे कार्बन टैक्स क्यों थोप रहे हैं? सर सवाल मिथिन भी यही एक है। सवाल सबसे बड़ा यही, हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप अगर ज्यादा डेवलपमेंट करोगे तो आपकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन जो ऐसी कंट्रीज है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया है एनवायरमेंट को, ठीक है। अब वो अगर इसको कहते हैं कि आप अगर डेवलपमेंट मत कीजिए, आप ग्रोथ मत कीजिए, आप प्रोडक्शन मत कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ, ठीक है, चीजों में आ जाएंगे। जो अचीव करना चाहता है, हर देश चाहता है कि वो विकसित राष्ट्र बन जाए, ठीक है। अगर विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब उद्योग उसके यहाँ मजबूत होंगे, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उद्योग होगा, तो उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जहाँ से इमिशंस ना हो। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी तो या तो अमेरिका के पास आपको देखने को मिलेगी, या पश्चिमी देशों के पास आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, अब इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? यू कैन नॉट, ठीक है, यू कैन नॉट, ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सर अब मिथिन इसे भी एक है। अब इसे कैसे कंट्रोल करोगे? आपको आपका आइडिया यस है ना सर, बायलैटरल फ्री समिट करना, ठीक है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर चीजें लेकर आना, एग्रीमेंट साइन करना, तभी पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल कैसे कर पाओगे आप किसी को डरा धमका के किसी का डेवलपमेंट थोड़ा ना रोक सकते हो। देर इज नो डाउट चाइना इंडिया आर अमर्जिंग, मैंने बोला ना कुछ अमर्जिंग नेशन है जो बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, मतलब अपना आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी उतना ही है कि जितना हक आपको है। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ये, या तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, पश्चिमी देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? करेंगे ना सर, सबमिट होगा ना, जैसे बिल्कुल। 2015 में हुआ था ना क्या करेंगे इंटरनेशनल। सर? तो देखो, अगर दो ट्रांसफर चीज, नहीं करेंगे तो?
हम डेवलप करते रहेंगे और क्या, जब तक हो सके। बिल्कुल यार, दूसरा ऑप्शन बताओ। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, लोग अपने आप को, जैसे मान लीजिए नितिन के काफी सारे फ्रेंड होंगे, बहुत सारे ऐसे में जो नाराज होंगे, तो नितिन क्या करेगा, अरे सर सबको चाय पे बुला लेते हैं, चाय पे बुला दिया, चाय से बात नहीं बनी तो अगली बार नितिन बोलेगा नहीं भाई खाने पे बुला लेते हैं, ठीक है डिनर पे बुला लेते हैं, तो खाने पे बात वो बढ़ाएगा आगे, नहीं बुलाएगा तो अगली बार लंच पे बुलाएगा, नहीं बुलाएगा तो अगली बार घुमाने लेके जाएगा, बस किसी तरह से तो एक एग्रीमेंट पे लेकर आना है ना। तो यही चल रहा है, जैसे 2015 में आपने देखा, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, क्या बना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, जो ट्रॉपिकल एरियाज में आ रहे हैं कैसे, ठीक है, डिपेंडेंसी को कम किया जाए, ठीक है, जो भी फॉसिल फ्यूल है और जो सोलर, ठीक है, एनर्जी है उसको कैसे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, इसको लेकर बनाया। आज इसको देखेंगे उसमें से 100 से ज्यादा देश इसमें शामिल है ना। तो ये धीरे धीरे आ रहे हैं ना, धीरे धीरे जनरेट हो रहे हैं, तो आपको ना प्रयास करते रहना पड़ेगा, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समिट। यहाँ सोल्यूशन निकलते हैं, देर से इसे तो लेके निकलेंगे। एक और क्वेश्चन सर, जैसे क्या, इंडिया टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, इंडिया टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ठीक सर, ये तो दे रहे सभी जगह, लेकिन जैसे अभी लद्दाख की बात की आपने, वो हाँ। एक्चुअली वो बर्फीला जगह है, और हम्म। वहां से काफी ग्लेशियर वगैरह भी निकलते हैं। ठीक है। सिर्फ वहां पे टूरिज्म अगर बढ़ावा दिया जा रहा है सर, तो लोग जाएंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे, और लोगों का हीट जो होता है उसके चक्कर में ग्लेशियर पिघलेगा, तो उससे हम्म। नदियों का लेवल, नदियों का पानी का लेवल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं फ्लड का वो प्रॉब्लम तो होगा। तो कहने का मतलब ये है सर कि टूरिज्म सभी जगह भेज, मतलब कि सभी जगह खोल देनी चाहिए, कुछ जगह पे बचा के रखना चाहिए, कि विरासत के लिए वो खराब ना हो, लंबे समय तक खराब। चले। जैसे कि केदारनाथ वगैरह में भी ऐसा ही हो रहा है सर। हम्म। ठीक है। और इनके करेक्ट, लिए ठीक है। मैनेजमेंट के लिए क्या ये कुछ कर रहे हैं इंडियन पिथौरागढ़ गवर्नमेंट या? डिस्ट्रिक्ट, हाँ इस चीज का आप कैसे करें, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस चीज का शिकार हो रहा है। तो ये पूछना था सर कि तो ये सही कर रहे हैं या फिर अब काफी इसमें इकोनॉमी? दो चीजें, इसमें दो चीजें निकल के आती है यार, एक होता है रीजनल इम्बैलेंस और रीजनल डिफरेंशिएशन, प्रादेशिक असमानताएं। आप देखेंगे भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास फर्टाइल मैदान है, उपजाऊ मैदान है, तो कृषि कर रहे हैं। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, जहां पर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रिसोर्सेस हैं, वो उनसे अपनी, ठीक है, जो इकोनॉमी है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो टूरिज्म पर टिके हुए हैं, विदाउट टूरिज्म वो सस्टेन नहीं कर सकते। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ टूरिज्म भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम है, खासकर लद्दाख में और हिमाचल में, और ठीक है एक तरह से आप ले लीजिए उत्तराखंड में, यहाँ यहाँ एक सस्टेन, यहाँ सिर्फ टूरिज्म ही सोर्स ऑफ इनकम है। अब इस टूरिज्म को आपको एक सस्टेनेबल बनाना है, कोऑपरेटिव फॉर्म में लेके आगे चलना है, कैसे लेके चलेंगे, ठीक है, या तो आप ऐसा कीजिए वहां पर कुछ इस तरह से पॉलिसीज को फ्रेम कीजिए, जो भी वहाँ टूरिस्ट आते हैं जो वो चीजें यूज करते हैं उनका निपटारा तुरंत ही हो जाए। और आप देखेंगे जिस तरह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और जिस तरह से वहां पर एक लैंडस्लाइड प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, जिस तरह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के फेलियर्स नजर आते हैं, ठीक है, पॉलिसीज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वहां पर नहीं हो रहा है। जैसे खासकर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर हिल स्लोप पर, ठीक है, किस तरह से वहाँ फॉरेस्ट को कट करके एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया जाता है, एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बना दिया जाता है। अब वहां फिर लैंडस्लाइड प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और पिछले साल हिमाचल प्रदेश में किस तरह से तबाही आई थी बाढ़ की, ठीक है, इस साल उत्तराखंड में है, ठीक है, इस साल केरला के अंदर हो रहा है, और फिर इस साल, ठीक है, लद्दाख में भी हो रहा है। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कंट्रोल करने का सीधा तरीका है जो भी पॉलिसीज है इम्प्लीमेंटेशन उसको प्रॉपर लागू किया जाए, ठीक है। और लागू करने के लिए दो पॉइंट होते हैं, या तो टेम्परेरी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इसको पूरा करेगा, या परमानेंट एग्जीक्यूटिव पूरा करेगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि आप लोग जो अब कल को पद अधिकारी बनोगे, ठीक है, आपके हाथ में तो रहेगा किस तरह से इनको पूरा करना है पॉलिसीज को, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेस तो ज्यादा हो जाता है जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर इस साल बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, लैंडस्लाइड हुआ है, और पिछले 7 साल में 15,000 से ज्यादा लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हुई है, और पिछले एक महीने में करीब करीब 100 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं अकेले उत्तराखंड में हुई है। अब ये है कि सरकार के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ऑल वेदर रोड, पूरे साल भर चलने वाले रोड्स का निर्माण किया जाए, टनल्स को काटा जाए, लेकिन यहाँ पर यही है कि किस तरह से पॉलिसीज और किस तरह से एनवायरमेंटलिस्ट की जो रिकमेंडेशन है उनको अनदेखा किया गया।
उन्होंने जनरली ये कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो शिवालिक हिमालय, खासकर उत्तराखंड की बात करेंगे, शिवालिक हिमालय इज मच यंगर देन मिडिल हिमालय, एंड मिडिल हिमालय इज मच यंगर देन द ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय में तो आप कर सकते हैं क्योंकि वो एक खास ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, लेकिन जो मध्य हिमालय है जिसके अंदर पीर पंजाल है, धौलाधार है, ठीक है, नागटिबा है, मसूरी है, ये सारी की सारी आप जो श्रृंखलाएं हैं वो काफी यंग है कंपेयर टू ग्रेटर हिमालय। अगर वहां पर कुछ आप छेड़खानी करते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लूज हो जाएंगी, उनका जो पकड़ है आपस में लूज हो जाएगा सोयल का, जब कभी बारिश आएगी तो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स होंगी। और उत्तराखंड तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि उत्तराखंड में तो तीनों तरह की चीजें आप देखने को मिलेंगी। महान हिमालय देखने को मिलेगा, मध्य हिमालय देखने को मिलेगा, और शिवालिक हिमालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शिवालिक हिमालय सबसे ज्यादा यंग है, और किस तरह से वहां पर एक तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, लूजनेस पड़ रहा है। तो सरकार ने किस तरह से पर्यावरण की अनदेखी की है कि भाई वहां किस तरह से ओल्ड वेदर रोड्स को स्थापित किया जाए, जिससे ठीक है लोग आवन जावन कर सके, लेकिन उस आवन जावन के चक्कर में लोगों ने अपने पूरे के पूरे गांव तबाह कर दिए। जैसे ठीक है, जो अब इस पर कैसे काम हो? हम्म। सर, जैसे जो जैसे पूरा जोशीमठ ले लीजिए आप, पूरा जोशीमठ बिल्कुल फट गया है, वो बिल्कुल एकदम धस गया है, धसने को तैयार है, वो कभी भी एकदम हो सकता है। ये है कारण क्या है भाई, आपने लगातार बड़ी बड़ी मशीनों से अगर ड्रिल करेंगे, टनल बनाएंगे, तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो कंपन है, वो दूर तक जाएगा ना। और वो जो शिवालिक हिमालय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जितना कि ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, और मध्य हिमालय भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत नहीं है जितना कि महान हिमालय है। तो इस चीज को भी दरकिनार किया गया, क्योंकि अधिकतर आप जो शिवालिक हिमालय देखेंगे वो सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों से बना है। ठीक है, और उसका आंतरिक भाग की मैक्सिमम सारी चट्टानों से आपको दिखाई देगा, और ऐसे ही हाल ऐसे मध्य हिमालय के साथ। तो इसको आप क्या करेंगे? तो ये बड़े सवाल होते हैं। तो इसलिए इसमें एनजीटी का रोल बढ़ जाता है, इसमें पर्यावरण जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका रोल बहुत बढ़ जाता है। और ठीक है, जो रिकमेंडेशन आती है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं कीजिए, फिर भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लागू करती है, आई डोंट नो, ठीक है, वो क्या सोच के प्रोजेक्ट को लागू करते हैं। तो ये बेसिक चीजें निकल कर आती हैं सामने। बहरहाल ठीक है, यही सारी चीजें हैं। और फ्लड्स को जो आता है, ठीक है, वो तो ये तो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। और आईएमडी के अकॉर्डिंग, जब आईएमडी कहता है कि भारत का लगभग लगभग 68% भाग जो है वो फ्लड के दायरे में आता है। कितना आता है? 68। 68% जो ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का, वो फ्लड प्रोन है, बाढ़ संभावित क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ आनी ही आनी है, किसी भी रूप में आ जाती है। कारण इसका ये है कि भारत में लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा नदियां हैं, और ये जो मैक्सिमम नदियां हैं या तो पेरिनियल हैं या सीजनल हैं। लेकिन अधिकतर अब मानसून अच्छा हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, तो मानसून आप देखेंगे वो सीजनल रिवर्स के अंदर भी बाढ़ लेकर आ जाता है। और रही बात उसकी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की, तो जैसे ही ठीक है दोनों ब्रांच टकराती हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की हो, अरब सागर की हो, जब वो हिमालय से टकराती है तो भयंकर बाढ़ का निर्माण वो कर देती है हमारे सामने। इसका जीता जाता उदाहरण पिछले साल भी था, और इस साल भी हमें देखने को मिल रहा है। और बिहार का जो कोसी है वो तो बस कहने ही क्या है, वो तो हर साल का कहानी है उसका। तो ये बेसिक चीजें हैं। अंशुल, कोई क्वेश्चन और? सर अपने इंडिया में मीथेन बहुत बढ़ रहा है। एग्जैक्टली exactly। सर इसकी मतलब इसको हटाने के लिए कुछ कोई सोल्यूशन? देखो, ये आर्टिफिशियल गैस है। अभी एग्रीकल्चर तो बंद नहीं कर सकते ना सर। हाँ और इसे कम कैसे करोगे आप? ठीक है, देखो, इम्पोर्टेंट सोर्स कहते हैं कि मीथेन का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो धान की फसल है, चावल की खेती। ठीक है, क्या है? चलो पहले चावल की खेती पे बात कर लेते हैं। CH4 कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला CH4 है। ठीक, अब इसको देखेंगे कि भारत में ऑलमोस्ट 75% के आसपास जो लोग खाना खाते हैं, उसमें चावल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि बहुत कम लोग भारत में गेहूं है, खासकर उत्तर भारत को छोड़ रहे, तो रेस्ट ऑफ द इंडिया चावल पे ही डिपेंड है। और पूरे भारत में जो है चावल बड़ी तादाद में उगाया जाता है, और मेजर सेंटर भी है। साथ में भारत में पशुपालन भी बहुत बड़ी तादाद में होता है, तो पशुपालन से निकला हुआ जो वेस्ट होता है वहां से भी बहुत बड़ा CO2 रिलीज होता है। ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर इन दो सोर्सेस की बात करेंगे, तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए आप ये कहेंगे भाई या तो फिर आप चावल की खेती बंद कर दो, जो कि भारत में स्टेपल फूड में आता है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, या फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? अब यही है कि यू नीड अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि कार्बन स्टोर कर रहे हैं, वैसी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अगर भविष्य में बन जाए तो पर्टिकुलर गैसेस को स्टोर किया जा सके, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन इसको रोक पाना थोड़ा सा ठीक है जटिल हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जरूर, जिसके थ्रू इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप 1 पे आता सर मीथेन में अपना इंडिया। दोबारा से रिपीट करो, अमन। सर मीथेन टॉप 1 पे आता है इंडिया, मीथेन से एग्जैक्टली exactly। रिलेटेड जितने भी ये है।
टॉप 1 पे आता है, इसके बाद आता है फिर अमेरिका। ठीक। सर लेकिन ये अगर ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है तो वर्ल्ड के लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं लेकिन इसके लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। मतलब अब ये है कि अपन एग्रीकल्चर रोक नहीं सकते, इसके अलावा फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत हार्मफुल उनका लाइफ है। और इसका सोल्यूशन कुछ नहीं मिल पा रहा, बस ये है कि लोग कह रहे हैं पेड़ लगाइए सब होगा। सर इसका अंतिम मैं बोलूं, हाँ बोलो। आ, मेरे हिसाब से इसका जवाब वही है कि कार्बन जितना जरूरत हो प्रकृति को उतना दो, और ऑक्सीजन उतना लो जितना हमें जरूरत है, मतलब कि संतुलन में। तो ये ज्यादा कार्बन हो हाँ रहे हैं इस कारण से कि हमें उतना ही पेड़ रोपनी चाहिए जितना वो कंट्रोल कर सके। तो एग्जैक्टली कार्बन जानते। डाइऑक्साइड छोड़, कार्बन डाइऑक्साइड हम हम्म। पेड़ उतना वो एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ रोको, ओनली सोल्यूशन। पेड़ रोको, जैसे हाल ही में जुलाई का महीना चल रहा है ये वाला, और इस जुलाई में पहला जो वीक होता है, फर्स्ट वीक जो होता है, उसे वन महोत्सव के रूप में भारत में मनाया जाता है। और अब से नहीं, काफी जब देश आजाद हुआ तब से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये वन महोत्सव। इसमें टारगेट होता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, पेड़ नहीं पौधे लगाने हैं, ताकि वो आने वाले सालों में पेड़ बन जाए। तो हर हर राज्य 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ पौधे लगाता है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है उसका आई डोंट नो। ठीक है, वो सही हो पाते हैं, बच पाते हैं, नहीं बच पाते हैं, हार्डली एक 6-7 करोड़ जितने पेड़ लगाते हैं उसमें से कुछ ही लाख पौधे होंगे जो बच जाते होंगे, अदरवाइज बकरियां खा जाती हैं, भैंसे खा जाती हैं। ये बेसिक चीजें। या तो फिर आप मन चले हर जगह होते हैं, मन चले जानते हैं आप कौन होते हैं वो, ये वो सारी सारी चीजें। सर फूड चेन का हिस्सा है ना, इसलिए। अमन, आवाज तुम्हारी थोड़ी कभी कभी ऐसे हो जाती है ब्रेकिंग में। सर फूड चेन का हिस्सा है ना, इसलिए कुछ तो पेड़ फूड चेन का हिस्सा बनते फूड हैं। चेन का हिस्सा बन जाते हैं तो वो खतरनाक। ये एक बेसिक सी कहानी है, जानते सब है कि यार वी आर गोइंग, ठीक है, इन ट्रबल, हम मुसीबत में जा रहे हैं, तो हमें इसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बट लेकिन डिस्पैरिटीज इतनी ज्यादा है सोसाइटी के अंदर और राष्ट्रों के बीच में, कि एक राष्ट्र इतना धनी है कि दूसरा राष्ट्र कुछ भी नहीं है। एक राष्ट्र तकनीक के मामले में इतना ज्यादा विकसित है कि दूसरा राष्ट्र टिक टिक के लगाए देख रहा है कि सर एक मशीन ही दे दो हमें, वो देने को तैयार नहीं है। ठीक है। अब क्या है कि एक जैसे सस्टेनेबल, कि भाई ना तो एक्सेस पे जाओ, वही बुद्ध, महात्मा बुद्ध वाला कंसेप्ट है, ना तो एक्सेस करो ना बहुत कम होना चाहिए, मध्यम रास्ता अपनाइए। तो आप देखेंगे जो भी हाल ही में मैंने कुछ देशों के नाम बताए थे जो एमर्जिंग नेशन है, वो सारे के सारे मध्यम रास्ता अपना रहे हैं। बट ठीक है, हम टेक्नोलॉजी भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, हम अपने यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उतना ही 1000 करोड़ हम पेड़ लगा भी देंगे, और लगा भी रहे हैं, देयर इज नो डाउट। अगर एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हाल ही में अभी चर्चा में था हसदेव फॉरेस्ट, कोई बता सकता है हसदेव फॉरेस्ट के बारे में? यस सर। हसदेव का जंगल चर्चा में है ना, वो भी पिछले कुछ महीने से चर्चा में था, वो मार्च अप्रैल यस, में। पेड़ काट रहे थे माइनिंग के लिए। कई हजार, ठीक है, जो पेड़ काट दिए गए वहां। ठीक है, और वो पेड़ छत्तीसगढ़ में काटे हैं, वहां पर माइनिंग होगा। अब आप देखेंगे उस पर्टिकुलर एरियाज का जो क्लाइमेट ऑफ चेंज होना तय है। ठीक है, अब वहां से जो माइनिंग होगा वो अलग चीज चला गया। अब सरकार क्या करेगी, इसका इस भरपाई करने के लिए वो करेंगे कि भाई ऐसा है कि हम सिमिलर टाइम पे किसी अलग प्लेस पे हम उतने ही पेड़ लगाएंगे, उसकी भरपाई करेंगे। अच्छा, वो जो प्राकृतिक जगह थी वहाँ, जो फ्लोरा एंड फोना, वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी थी, वो भी तो नष्ट हो गई है, वो किस तरह से बनाई जाएगी? अब ये सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सरकार क्या करती है कि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, विकास जरूरी है नेचर से ज्यादा। हर कोई भूटान नहीं होता ना। सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास एनवायरमेंटलिस्ट की बहुत बड़ी रिकमेंडेशन थी कि फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट ना किया जाए, उसको सेव करना है। वहां बहुत बड़ी तादाद में जैव विविधता है, लेकिन फिर भी उसको कट किया गया, क्योंकि विकास सर्वोपरि है। ऐसे देखो तो सर कि हमारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कार्बन वाला, जो तो और देशों से इम्पैक्ट पड़ के हम पे है, क्योंकि वर्ल्ड कनेक्टेड, ऑल ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड कनेक्टेड है, जिस कारण इंडिया में अभी भी उतना कार्बन का इशू नहीं आया है अभी। अभी उतना नहीं है जैसे रिस्पेक्टिवली चाइना, अमेरिका, ये सब ज्यादा एनिमेशन कर रहे थे ज्यादा। तो बहुत ज्यादा। दीज यूएस। दीज आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री।
इतने ज्यादा यस औद्योगिक ये राष्ट्र हैं, ठीक है, इतने ज्यादा उद्योग राष्ट्र की पूरी दुनिया में इनका ही मटेरियल सप्लाई हो रहा है। यस सर, हम तो क्योंकि इस चीज में अभी इतने 50% तो पीछे हैं, अभी कार्बन से का एमिनेशन ये कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, और लेकिन चाइना 21 मानने को तैयार, चाइना मानने को तैयार नहीं है ना। अब चाइना को कैसे समझाएंगे आप? मान और लीजिए यू आर 20 जयशंकर। अमेरिका कर रहा है, तो कितना होगा? 71%। और उसमें अच्छा, से इंडिया कर रहा है कुछ समथिंग याद नहीं है, मतलब 20 के आसपास है, कुछ उससे लेस देन नीचे 20। ही है। अच्छा, नितिन कुमार राइट नाउ यू आर ए जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी हैं आप, ठीक है, और मिनिस्टर भी हैं। आप अमेरिका को जा रहे हैं बताने के लिए कि 71% आप कार्बन इमिशन कर रहे हैं, सर इसको कम कीजिए आप। नितिन, मेरी आवाज आ रही है आपको? सॉरी सर, सुना नहीं बढ़िया से देखो, क्या बोला। अक्सर क्या होता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है कि आम का अचार बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, और आपने कहा कि अमेरिका गए हैं, आप अमेरिका को बताने के लिए कि आप सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं, इसको बंद कर लीजिए आप। डायरेक्ट कह सकते हैं आप ये वाली बात उससे जाके? नो सर, पहले हम नेशन को कनेक्टेड करेंगे, जैसे कि हम पे अगर कार्बन के लिए लगाए जा रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका पे भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे भी लगाए जा रहे हैं, तो हम इनको अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वहां तब भी एग्जैक्ट अपने साथ अपने पक्ष वाले को रखेंगे, और हम तब बोलेंगे उनको कि हमें करना है। यूनियन, ठीक है, इसका मतलब यूनियन, यूनियन होगा तो सबमिट होंगे, ठीक है। और सबमिट हो, हमारी सक्सेसफुल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अगला बताती सबमिट है सर, होगा। हम सोवरेनिटी हैं, हम्म। हम संप्रभु हैं, अपनी डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। एग्जैक्टली वेल तो कनेक्टेड ये, बेशक है, लेकिन लेकिन वेल जैसे कनेक्ट। हाँ, किरण बहुत देर बाद बोली है। हम प्रभु होके भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे ऊपर जो 1991 से जो बाहर की जो कंपनी है वही तो लेती है ना। हम सब हमारी जो सरकार की जो मतलब है, मतलब वो सीमित हो चुकी है। तो जैसे ये नितिन ने बोला दुन कि हम सब प्रभु है, तो हम मतलब कोई भी अपना दे सकते देखो, ये दुनिया एक छोटा सा गांव बन चुकी है, इतना डेवलपमेंट दुनिया ने किया है, और अब जो हैं। हाँ, समय है वो एलपीजी का है, जैसे ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी संप्रभु नहीं हाँ है। हाँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुद ही एक फैसला ले सकता हूँ, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे अपनी एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स। आप जब आपकी जवाबदेही है दूसरों के प्रति, ये आपको तय करना, मानना भी पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो यू विल बी कॉल्ड डिक्टेटर लाइक नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये है सारी की सारी चीजें इस चीज में है। इफ यू आर अ डेमोक्रेटिक, ठीक है, तो आपको एक अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और आप ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको अपने फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे कि उसका असर आपके पड़ोसी देश और विश्व की जो जलवायु है उस पर ना पड़े। बाकी आप अगर पावरफुल हैं तो आप दूसरे के फैसले को दरकिनार भी कर सकते हैं, लाइक अमेरिका। ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, ठीक है। एक 2022 का पेपर मैं बहुत जल्दी आपको क्विक बताता हूँ। देखो 2022 में भी किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था स्पीलियोथर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में बता रहा था कि जब कास्ट टोपोग्राफी बनती है, ठीक है, उस कास्ट टोपोग्राफी में जो गुफाएं होती हैं, कैव्स होती हैं, जहां पर सभी प्रकार का डिपोजिशन होता है, वहां जनरली उसको हम स्पीलियोथर्म कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था और सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। मतलब इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है जितना हम पता, मतलब हम अगर इसको यार ये कैसे होगा, वह कैसे होगा, नया टर्म तो नहीं है। दीज आर और फैमिलियर टर्म्स, कितने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। बाकी पॉल्यूशन टर्म है, कोरल ब्लीच है, सोइल प्रोफाइल है, चैनल मॉर्फोलॉजी है, इकोसिस्टम है, एयर मास है, स्लोप अल्टीट्यूड है, राइज ऑफ सरफेस टेम्परेचर है, माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। ये बेसिक क्वेश्चन थे जो 2022 में चर्चा में थे, ठीक है। और इसी के साथ ह्यूमन ज्योग्राफी में वही सारी की सारी हैं। लेबर, जैसे अंशुल और अमन ने शायद बताया था कि लेबर को किस तरह से यूटिलाइज करना है, और घर की समस्या सबसे बड़ी शहरों में, जैसे हमने सुबह अभी जल्दी में चर्चा करी थी कि हाउस शॉर्टेज ऑफ अर्बन सिटीज का जो बहुत बड़ा इश्यूज है, उसको आप कैसे कवर करेंगे। इसलिए भारत सरकार की मुहिम होती है कि भाई घर बनवा के दो सबको, प्रधानमंत्री आवास योजना। रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से नहीं, टूरिज्म को आपको बैन करना पड़ेगा, या टूरिज्म को बैन करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा भाई? उसका तो सोर्स ऑफ इनकम ही वही है ना, तो वो क्या करेगा? हाँ, टूरिज्म को अगर बैन कर देगा तो वो कहेगा मैंने ही थोड़ा ठेका लिया है भाई, मैं सेक्रीफाइस थोड़ा ना करूंगा, मुझे भी तो पैसा चाहिए, अदरवाइज आप मेरा
ठीक है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए आप मुझे, और हाँ बजट में हर साल इतने 1000 करोड़ का आप मुझे दीजिए, मैं अपने यहाँ सारे के सारे प्रोजेक्ट को बंद करा देता हूँ। तो ये भी तो बड़ा इशू हो रहा है कि भाई कैसे स्पेशल स्टेटस का किसी को दर्जा दिया जाए, किसी को कैसे इकोनॉमी को स्टॉप कर दिया जाए। तो ये तो वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाएगा नहीं उत्तर प्रदेश में चावल की खेती अब नहीं होगी, इससे CH4 निकल रहा है, इससे मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, जो कि पर्यावरण को खराब कर रहा है, क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कि चावल की खेती बंद करना मतलब चावल की खेती करना बंद कर देंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें निकल के आ जाती हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज इतनी है और वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो टोटली डिफरेंट है। ये बेसिक चीजें हैं, तो ये क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। और देखो फिर से शहरों के अंदर से क्वेश्चन बना है, पुश एंड पुल फैक्टर वाला क्वेश्चन बना है, ये बनते हैं। और शहरों को लेकर ये क्वेश्चन और बना था, रैंक साइज रूल, जो डिटेल में पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो लगातार बनी है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉन थ्यूरिन थ्योरी, नाम सुना है किरण, अंशुल, अमन, नितिन? वॉन थ्यूरिन थ्योरी, ये कृषि मतलब सिद्धांत के लिए वॉन थ्यूरिन का सिद्धांत कृषि से संबंधित ये सिद्धांत है। एग्रीकल्चर, जैसे मतलब एक एरिया होती है के बांटना। हम्म। भाई अंशु, किरण की तो आवाज ही प्रॉपरली नहीं आती है। कहीं आपने BSNL तो यूज नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं, नितिन, अंशुल, अमन? लो, हेलो, आवाज आ रही है किरण? अब आ रही है? हाँ बोलिए, बोलिए एक बार। मैं बोल रही थी ना, ये एग्रीकल्चर से मतलब संबंधित मतलब सिद्धांत है, जिसमें 6 भागों में मतलब बांटा गया, मतलब बांटा है इसको। और, एग्जैक्टली। और सर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना, तो वैसे हमारी जो परिवहन जो लागत होती है उसके अनुसार मतलब हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद तो इतना ही याद आ रहा है अभी। ठीक है, देखो बड़े बेसिक सा, मतलब इतना इतना मतलब वो ना आइसोट्रोपिक सरफेस होता है, एक समान सतह है, वहां पर 6 लेयर्स हैं, ठीक है, सेंटर है, मतलब जो शहर है कोई रास्ता नहीं आने जाने का, सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब एकदम टिपिकली कि कहाँ पर कौन सी पेटी के अंदर कौन सा वाला कार्य हो रहा है, ठीक है, ट्रक फार्मिंग कैसे होने वाली है, ठीक है, और स्टोरेज कहाँ पर होगा, जलने वाली लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी, बड़ा पर्टिकुलर एक सम आइसोट्रॉपिक सरफेस पर एक जो एक थ्योरी का निर्माण किया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, ये तो आप मान के चलिए वॉन थ्यूरिन नहीं है, नो वॉन थ्यूरिन तो 100% आने वाला है। साथ में ठीक है वेबर की थ्योरी है, लॉस का सिद्धांत है, क्रिस्टोलर का सिद्धांत है, ठीक है, और इसके अलावा ठीक है ये बेसिक से चीजें हैं, मैकेंडर का है, हार्टलैंड है, यानी कि 6 से 7 थ्योरीज हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बनी रहती हैं और आती हैं। तो इन्हें तो हमें किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं है, ये तो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट रहने वाला है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन जो हमने 23 और 22 वाले जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनको असेस करने की कोशिश की। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं गए, सिर्फ हमने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स लगातार हाईलाइटेड हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी से और खासकर इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं। कहाँ से हैं? करंट अफेयर से हैं। और जो फिजिकल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैक्सिमम बुकिश हैं। कहाँ से? जो बुक से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वहां से वो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हमें समझना है और देखना है। और रही बात स्ट्रेटेजी की, ठीक है, तो इस कोर्स को हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम क्लासेस जनरली ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे देखते हैं कौन कौन बच्चा ऐड होता है क्लास के अंदर और कौन कौन से कंटिन्यू करेंगे, इस बात करेंगे। तो आज तो हमने ये करा था। कल वाली क्लास जो हम रखने वाले हैं उस क्लास में मैं आपको बता दूं, वो क्लास थोड़ी इससे ज्यादा और एडवांस होने वाली है। उस क्लास में मैं पूरा का पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। साथ में उसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कोर्स है इस कोर्स को हम कैसे आगे लेके जाने वाले हैं, और उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स हमें नहीं पढ़नी है। साथ में अगर हम कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें हमारे क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। ठीक है, वो कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे जो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेंगे, क्या टेस्ट सीरीज होगा या मटेरियल्स होगा, ठीक है, या क्वेश्चन आवर डिस्कशन होगा या फिर वीकली डिस्कशन होगा, क्या रहने वाला है। साथ में कौन कौन से जो रेफरेंसेस हैं जो जनरल ज्योग्राफी को कवर करेगा और एडवांस को कवर करेगा, इन सारी चीजों पर, और कोर्स की फीस क्या रहने वाली है,
वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और वो कल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस क्लास में केवल 4 बच्चे ऐड हुए हैं, ठीक है। आज इस क्लास में आज 4 बच्चे ऐड हुए हैं, और आई होप सो कि कल की क्लास में जितने भी ग्रुप में हैं वो सारे ऐड होंगे। जिसकी जो क्वेरीज है वो ली जाएगी, देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करता है। और कल वाली क्लास थोड़ी डिटेल जाने वाली है, क्योंकि मैं सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और साथ में फीस का स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया जाएगा, फीस कैसे कितनी होगी और उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, और कैसे कैसे क्लासेस रन करेंगी। कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी और कुछ क्लासेस या मैक्सिमम क्लासेस ऑफलाइन होंगी, ठीक है। वो कब से स्टार्ट होंगी वो भी आपको बता दिया जाएगा, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ को और किसी को पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। सर एक पर्सनल सवाल था, मतलब नॉर्मल। पर्सनल? ज्यादा मतलब पर्सनल तो नहीं पर्सनल, है? मतलब मेरा पर्सनल नहीं है सर, मैं दिल्ली से रिलेटेड है। मतलब दिल्ली में एक्सट्रीम समर भी है, एक्सट्रीम विंटर भी है, बट बरसात ही नहीं हम्म। हो रही सही सॉर्ट। इसकी क्या वजह है सर? दिल्ली का जो क्लाइमेट है ना वो टेम्परेरी है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन पर्टिकुलर वर्ड, या एक सेंटेंस में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। दिल्ली का अपना कोई क्लाइमेट नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से कॉकपिट है। क्या है? अखाड़ा है ये। अच्छा। अखाड़ा समझते हैं? अरब अच्छा, लड़ाई सागर से होती आने है। वाली बस वही मान लीजिए, ठीक है। अरब सागर से आने वाली धारा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली धारा, मन करा तो भाई साहब हो गई, नहीं तो भाई हम तो चले अपनी ससुराल, ठीक है। तो ये अखाड़ा है, और इस पर्टिकुलर छोटे से पर्टिकुलर लैंड एरिया पर ये कोई संभावना नहीं है कि भैया होनी ही होनी है। तो एंजॉय नहीं, एंजॉय कीजिए आप, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर एरिया को या तो एक्सट्रीम पे जाएंगे या फिर एक्सट्रीम की अपोजिट साइड में जाएंगे। तो देर इज नो डेफिनेट, ठीक है, एटमोसफेयर, क्लाइमेट या वेदर इन पर्टिकुलर एरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द, इसलिए कहते हैं दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी बड़ी दोनों। मजेदार होती है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये सर, अनप्रेसिडेंट होता है ना, जिससे कि हमें पता नहीं होना भाई कल क्या होना है। जैसे कि कल जो है गूगल पर दिखा रहा था कि आज जो टेम्परेचर रहने वाला है 40 डिग्री में रहने रहेगा और सनशाइन रहेगा। लेकिन जैसे सुबह हुई तो पता चला कि बादल छाए हुए हैं, और सुबह लगा कि बारिश भयंकर होने वाली है, ठीक है। तभी हवा चल पड़ी और बादल कहीं और चले गए। अब इससे अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्यों, वाई देर इज नो रेनफॉल, स्टिल देर इज नॉट अ प्रॉपर रेनफॉल, वाइल द हैवी रेनफॉल इज अकरिंग इन हिली एरियाज एंड द वेस्टर्न घाट, है ना। अब देखेंगे मॉनसून ट्रो क्या है। मॉनसून ट्रो जब बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की जो धारा होती है, बंगाल की जो शाखा होती है, वो हिमालय, खासकर शिवालिक हिमालय पर जाके सीधा टकरा जाए तो एक ट्रॉ बनता है गंगा के मैदान में, जहां पर बारिश नहीं होती है, सिर्फ संभावना रहती है। तो इस वक्त जो है दिल्ली में बारिश ना होने की पीछे की वजह है मानसून का ट्रॉ शिवालिक हिमालय पे स्थापित हो जाना। ये आपका यूपीएससी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है यस सर, भाई। वो क्या है भी मानसून है। ट्रॉ? और सर क्या ठीक है। है सर, जो बंगाल की खाड़ी से जो वेस्ट स्ट्रीम आती है, वो यहाँ अपने क्या बोलते, ये कौन कौन सा अरेबियन पहाड़ कौन सा है यार अपने दिल्ली में ये? अरावली रिज। अरावली। 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 अरावली से टकरा के वापस यहाँ आती दिल्ली में, वो भी नहीं हो रहा है। मतलब एक एक ज्योग्राफी में स्टार्टिंग एनसीईआरटी में हमको सर ने बताया था कि जो बंगाल की खाड़ी से जेट स्ट्रीम आती है, वो अरावली से टकरा के वापस दिल्ली में आती है, और फिर वापस जाती कहाँ, ये अपना इस तरफ, बंगाल की खाड़ी तरफ। ये नहीं मतलब पता। इसमें ऐसे देखिए, 1000 साल पहले, अब से 1000 साल पहले अल मसूदी ने आ, ये बताया कि भारत में मानसून आता है, और मानसून एक रिवर्सल विंड है। 6 महीने स्थल की ओर, 6 महीने, ठीक है, समुद्र की ओर चलती है। जब वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो बारिश करवाती है, भयंकर बारिश होती है। ये जनरल उन्होंने कंसेप्ट दिया। आजाद भारत के इतिहास के बाद बहुत सारी रिसर्च हुई और बहुत सारे देशों ने रिसर्च की, तो जब पता चला कि ये रिवर्सल विंड इज नॉट इनफ टू क्रिएट सच द हॉरिफिक एंड द बिगेस्ट एंड लार्ज स्केल मॉनसून। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। अल्नीनो का डिस्कवर हुआ, ठीक है, लानिना डिस्कवर हुआ, सदर्न ऑस्किलेशन डिस्कवर हुआ, नॉर्मल ईयर डिस्कवर हुआ, फिर जेट स्ट्रीम भी आ गया। जेट स्ट्रीम ग्रेटर हिमालय से 2 पार्ट में बढ़ जाता है, नॉर्थ जेट स्ट्रीम एंड साउथ जेट स्ट्रीम का रोल क्या है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जेट स्ट्रीम का भी एंटर हो गया, फिर इंडियन ओशन डायपोल का भी एंटर हो गया। अभी भी क्लियर नहीं है कि हु इज एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर मॉनसून एंड हु इज नॉट।
तो मतलब सर ये सब थ्योरी है, जेड स्ट्रीम और ये सब चीजों की। अभी थ्योरीज हैं। अभी कोटेश्वरम की थ्योरी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तिब्बतन प्लेटो का बहुत बड़ा रोल होता है। इस पे इतना डिटेल से जाएंगे ना हम, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। कोटेश्वरम की थ्योरी हो, चाहे जेट स्ट्रीम हो, चाहे इंडियन ओशन डायपोल हो, सदर्न ऑस्किलेशन हो, एल नीनो हो, ला नीना हो, या नॉर्मल ईयर्स हो, या मानसून का डिप्रेशन हो, या मानसून का ट्रो हो, या अरेबियन ब्रांच हो, या बंगाल की ब्रांच हो, या साउथ वेस्ट मानसून हो, नॉर्थ ईस्ट मानसून हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, या प्री मानसून रेनफॉल हो, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। और एक एक पॉइंट स्टेट वाइज को ढूंढ के निकालेंगे कि पता करेंगे कहाँ से नहीं आ रहा मानसून और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजेदार सर टॉपिक है बिग ये बैंग थ्योरी जब भी इसको ऐसे ही है। पढ़ते हैं। हम्म। सर बिग बैंग थ्योरी भी थ्योरी, मतलब बिग बैंग थ्योरी है, मतलब ये भी एक थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में एक चीज अब बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि ये कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करती है। किसकी बात करती है? कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन मींस यूनिवर्स, नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ गैलेक्सीज, नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स, नंबर ऑफ प्लैनेट्स, नंबर ऑफ, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, नंबर ऑफ गैसेस प्लैनेट्स, उसके अंदर कॉन्टिनेंट्स का बात करता है, उसके अंदर ओशन का बात करता है, उसके अंदर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, कॉन्टिनेंट एंड ओशन की बात करता है, मेटेलिक नॉन मेटल सबकी बात कर रहा है। वो कंप्लीट सॉल्यूशन है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए में बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा है, क्योंकि हम रास्ता तय करेंगे कांट से। जब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम की यस। बात की जाएगी, जब इंसान सिर्फ यही सोचता था कि भी सूरज है और ये हमारा ग्रह है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। ये तो हाल ही की घटना है, 50 साल पहले की बात है जब बिग बैंग को बनाया गया है, लेकिन चर्चा तो 200 साल से चल रही है, 250 साल से चल रही है। हर एक थ्योरी पे चर्चा करेंगे, चाहे वो कांट की थ्योरी हो, चाहे लाप्लास की हो, चाहे चैम्बरलिन की हो, जेम्स एंड जीन्स की थ्योरी हो। ठीक है, हर एक थ्योरी पे, चाहे वो इंटरस्टेलर थ्योरी हो, सारी थ्योरीज को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या है। उसके बाद पहुंचेंगे फिर महाद्वीपों पे, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को देखेंगे, टेक्टोनिक को देखेंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, और कन्वेंशनल करंट थ्योरी को भी देखेंगे कि कहाँ कौन कौन सी थ्योरीज हैं और कैसे कैसे इनको डिस्कस करना है, कैसे कैसे समझना है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जानकारी हो कि अगर पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर महाद्वीपों का निर्माण हुआ, फिर महाद्वीपों के भी कैसे मूवमेंट होते हैं, कौन केमिकल की बात कर रहा है, कोई मैकेनिकल की बात कर रहा है, कैसे कैसे मूवमेंट होता है, कैसे कैसे इनका बना है, कैसे ठंडा हुआ है, फिर कैसे प्लेट टेक्टोनिक आया, फिर उसको कैसे बिग बैंग थ्योरी हमारे सामने निकल कर आई है, कैसे वो कंप्लीट सोल्यूशन दे रही है। सबसे बात करेंगे, लेकिन डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इस पर तब बात करेंगे जब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कल वाला जो क्लास होगा उसमें मैं आपको सिलेबस को डिस्कस करवाऊंगा, और उस सिलेबस के माध्यम से अगर जो बच्चा सीरियस होगा उस सिलेबस को ही समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और उस सिलेबस से ही हम अपने आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो वो सिलेबस काफी डिटेल डिस्कशन होने वाला है, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो तुरंत आप उसमें, ठीक है, अपना जो पॉइंट होगा वो रखने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी मजेदार चीज होने वाली है ये वाली। यस नितिन और अमन, और भी कितने हैं? चारों के चारों, कोई और दूसरा सवाल बताइए। अब कम से कम अब तो ये नितिन, सबने तो एक तरह से वीडियो को अपने आप को हाइड ही कर रखा है, कोई दिख नहीं रहा है। कोई क्वेश्चन और? अमन, अंशुल, किरण, नितिन। नो सर, बहुत सारा अरे क्वेश्चन नहीं देखो पूछे। ये, अभी कोई आया था अभी, अरे देवता, बस आके चले गए। कौन अभी सर? किसी ने, कोई था वीडियो भी, किसी ने अपना चेहरा दिखाया, वो वापस फिर से चला गया। अरे भाई नलायको, इसके यूपीएससी की होते तैयारी करने, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई टॉप कोट पैंट पहन के बैठेगा। बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से तैयारी करो, बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से, ठीक है, बिल्कुल एकदम जो होता है ना, बिल्कुल मदहोश है भाई। लोगों की अपन को इतना सेवा। पता है कि ये हमारा सिलेबस है और ये हमारा एग्जाम है, बस इतना हम जानते हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। दीवाने हैं हम यूपीएससी के, ठीक है, वैसा बनना है। तो नितिन, एक सवाल मेरा आपसे, अभी और भी बच्चे हैं जो ज्वाइन करेंगे इसमें, या फिर यही चार हैं? नहीं नो सर, सर। एक और है अर्चना, वो बोली थी एक्चुअली, इंस्टाग्राम पे उससे बात हुआ तो उसका नंबर मेरे पास था नहीं। तो वो अच्छा। बोली इंस्टाग्राम पे रात को मैसेज की, तो मैंने सुबह मैसेज किया कि 9 बजे, 9:30 से। एक वो है, हम्म। और एक हम्म। और है पन्नव है, उसका भी जियोग्राफी ऑप्शनली है। 4 दिन से कॉल कर रहा था, आज उठा नहीं।
कोई नहीं, ये तो क्लास हमने PYQ असेस किया है और कुछ डिस्कशन था जनरली। ये डिस्कशन सिर्फ इसलिए रखा गया था कि आप मुझे जाने और मैं आपको थोड़ा बहुत जानूं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और हम कोर्स को कैसे आगे लेके जाएंगे उस पर हम बात करेंगे। तो जो अर्चना है और जो प्रणव है, आप उनको बताइए कल वाला जो क्लास होगा उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कल उसमें सबसे पहले डिटेल डिस्कशन होगा सिलेबस को लेकर, फिर कोर्स का डिस्कशन होगा, कोर्स का स्ट्रक्चर डिस्कशन होगा, फी डिस्कशन होगा, टेस्ट सीरीज डिस्कस होगी, मटेरियल को लेकर डिस्कशन होगा, ठीक है। और उसमें जो रिसोर्सेस हैं, जो रेफरेंसेस हैं, उनको लेकर डिस्कशन होगा, और कैसे कैसे हम तैयारी को आगे लेके जाएंगे, क्लासेस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने घंटे क्लास होगी, कब कब क्लास होगी, ठीक है। उनको सबको लेकर जो कल चीजें होंगी वो कल वाली क्लास में होंगी। तो कल का जो डिस्कशन होने वाला है जूम पर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नितिन, जो भी बच्चे आपके ग्रुप में, मतलब हमारे ग्रुप में हैं, उन सबको ये बता दीजिए कल की क्लास प्लीज मिस ना करें, ठीक है। और आज का अच्छा एक हेल्थी डिस्कशन रहा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे हैं जो बहुत ऑलरेडी ज्योग्राफी को जानते हैं और वो चिंतित हैं कि किस तरह से पृथ्वी को बचाया जाए। जैसे अमन बहुत ज्यादा चिंतित है पृथ्वी को बचाने के लिए, अंशुल भी है और किरण भी है। नितिन ने तो पूरा का पूरा सर बता ही मेरा दिया था कि ऑप्शन भाई, हाँ। सर मेरा ग्रेजुएशन ही एनवायरमेंट से हुआ ना। और थोड़ा प्रकृति को लेके इसलिए कि सबका जीवन है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब मैं आपसे सवाल पूछूंगा यही वाला। मैंने कहा हाँ भाई अमन और अंशुल, आप जल्दी से मुझे बता दो कि आप अब तक क्या कर रहे हो। ट्यूशन में बिल्कुल चले सर। जाएंगे। ठीक है, पूछूंगा, डोंट वरी मैं आपसे कि अंशुल अब बता दो कि आपने नेचर को बचाने के लिए क्या किया है, और अपने जहां पर आपका पोस्टिंग हुआ है वहां पर आपने कितने हजार पेड़ लगवाए हैं, और आपके पर्टिकुलर पोस्टिंग वाले एरियाज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत हैवी पोल्यूशन कर रही हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। और ट्रैफिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मजा आएगा इन चीजों में, ठीक मैं है। तो सर अभी से सोच रखा हूँ, प्लान बैठा रखा हूँ क्या क्या करना है। नितिन ने तो सोल्यूशन बता दिया, शहरों की तरफ मैं किसी को आने दूंगा नहीं, ठीक है। मैं तो शहर से पहले ही रोक दूंगा, एक सब शहर उनको बनाऊंगा दूसरा निकाल कि दो। यहीं आओ, यहीं रुको, यहाँ से आगे कोई बढ़ ना जाए, ठीक है। नितिन का तो प्लान क्लियर है भाई, मनरेगा से वहीं रोकना है, ठीक है, उससे आगे बढ़ने नहीं देना किसी को भी। उसका तो स्टैंड क्लियर है, उसको किसी को सोचने देगा ही नहीं ना। मतलब तेरे को काम चाहिए तो यहीं रुक, तेरे को मैं यहीं शहर बना के दूंगा। नाइस, बहुत और क्या बढ़िया चीजें सर। हैं, यही होना सर चाहिए खुद भाई। गांव से दूर रहकर खुद ये फील कर रहे हैं तो लोग निकलते होंगे। एग्जैक्टली यही सारी चीजें हैं। तो मजा होगा, मजा आएगा चीजों में, ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे। अभी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कुछ क्लासें ऑनलाइन रखने के बाद ना, फिर ऑफलाइन हम जल्दी से मिले, और ठीक है, और फिर मजा आएगा ऑफलाइन क्लास में। एक मैं तो ये भी एक सोच और रखा हूँ सर, मुझे मौका मिले बड़े पोस्ट पे जाकर और चीन और अमेरिका को साइड करके इनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का दबाव बना के कर दूंगा मैं तो। अच्छा, अंशुल और अमन और किरण, क्या ये संभव है? बिल्कुल सर। मतलब संभव तो सर सब अगर है। अगर उस पद तक पहुंच गए तो सब संभव है सर। ये तो असंभव है कुछ भाई, नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, असंभव कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब चीज संभव है। अगर आपने ठाना तो संभव है, डेफिनेटली सब आप चीज इसको कर संभव है। सकते हैं। ग्रेट यार, ये बढ़िया है भाई, बिल्कुल सीधा। सर। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय कितना हाईली टेक्निकल होगा, कितना नहीं होगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। और ज्योग्राफी लोग सर इसलिए लेते हैं अब क्योंकि तो एआई टूल का जमाना है। एआई टूल का जमाना है, ग्रेट। तो वो नंबर ऑफ थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द एआई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इट बिकम वेरी इजी एंड यूजफुल फॉर अस। एआई से ही आ रहा है सर सब कुछ। ये सारी चीजें हैं, तो बट रहेगा। यूपीएससी लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है, नेचर के साथ कनेक्टेड है, और ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, ठीक है, वो भी कनेक्टेड है। इंसान का रहना, इंसान का पहनना, सोचना वेरी वेल कनेक्टेड है। तो नेचर से जो बंदे कनेक्टेड होते हैं या फिर अपने आप लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड कर पाते हैं अपने नेचर को, उनके लिए बहुत यूजफुल होता है, इंटरेस्टिंग होता है। और ऑप्शनल बच्चे तभी सिलेक्ट करते हैं जब वो प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो ज्योग्राफी इस चीज को आपको अपॉर्चुनिटी देता है। ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट को कनेक्ट कर लेता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो, सोशल ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, थॉट्स हो, ठीक है। इन सारी चीजों पर वो बात करते हैं, सारी चीजों को कवर करते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है, जब इसलिए हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी में। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, और आई होप सो आज का हम जो सेशन
सेशन डिस्कस किया है, ठीक है, वो यूजफुल रहा होगा कि एक दूसरे को जानने पहचानने का हमें मौका मिला। अब इस जो कल वाला जो सेशन होगा, उस कल वाले सेशन में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। बी प्रिपेयर योरसेल्फ, और एक रजिस्टर लेकर बैठना, ठीक है, और एक पेन, एम्प्टी रजिस्टर होना चाहिए आपके पास खाली, और पेन लेकर बैठेंगे, तब हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और फिर एक पीडीएफ मैंने बनाई है, ठीक है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी पूरी, जिसके अंदर पूरा डिटेल सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और साथ में इसमें कोर्स का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे क्लासेस होंगी, कैसे कैसे क्लासेस नहीं होंगी, और कैसे कैसे हमें टाइम को मैनेज करना है, और कितना समय हमें देना है अपने ऑप्शन को पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, और किस समय पढ़ना है, ठीक है, और हमारा 2025 पे जो हमारा टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, पहले से हमें मेंस की तैयारी करके चलना है। तो ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी कल, ठीक है, और उसके बाद हम इसको मूव ऑन करेंगे आगे, ठीक है। नितिन, अमन, किरण, अंशुल, यस सर। जी ठीक है। सर। तो ये पीडीएफ आपको कल मिलेगी, ठीक है, और जैसे डिस्कशन पूरा हो जाएगा ये आपको दे दी जाएगी, या फिर डिस्कशन से पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा ये, ठीक है, टेलीग्राम पर मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो इसको लीजिएगा आप, इसे ओपन करके फिर हम वन बाय वन इस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या इसमें बेहतर चीजें हम कर सकते हैं। और कल की जो क्लास होगी 9:30 रखी जाएगी। आई होप सो कुछ खाकर पीकर आराम से बैठना, और जो भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको भी इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अच्छा और एक हेल्थी बैच हमारा बने, जो फुल ऑन एक कोऑपरेटिव तरीके से हम उसको आगे लेके बढ़ें। और कल हम इस पर बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। यस। चलिए, यस। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कल हम बात करते हैं। टेक केयर। बाय सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक्स सेम टू सर। यू। सेम टू यू।